योगिरी बेसिकली एक लैबराइट टाइप लड़का है जो इंस्टेंट डेथ वाला स्ट्रेंज हुनर सीख लेता है, लेकिन किस्मत देखो उससे सीधा एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जाता है जहाँ पर रूल चलाते हैं डार्क माइंड वाले ऋषि। और जब उसे पता चलता है कि अपने घर वापस जाने के लिए उसे डार्क गॉड्स तक को हराना होगा, तो भाई साहब अपना टैलेंट एक टोटल साइको सी लगने वाली लड़की को ट्रेन करने में लगा देता है, जो दिन में उसके दुश्मनों को क्लैप आउट कराती है और रात में उससे वियर्ड टॉफियां झपट लेती है। इससे पहले योगिरी नॉर्मल स्कूल ट्रिप पर एंजॉय कर रहा था जब उसकी बस अचानक किसी दूसरे ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। सब कंफ्यूज थे, तभी एक लड़की बस में चढ़ती है, नाम बताती है सेज शाइन। जैसे ही टीचर बीच में बोलने की कोशिश करती है, सेज उसे वहीं ठंडा कर देती है और बड़े आराम से बोलती है कि अगर ध्यान नहीं दिया तो बाकियों का भी यही हाल होगा। और इतना ही नहीं, बस ड्राइवर को सीधा निगल जाती है क्योंकि स्टोरी वाइज वो फिट नहीं बैठता था। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को बताती है कि वो सबको यहाँ न्यू सेज कैंडिडेट्स बनाने के लिए लाई है, क्योंकि इस दुनिया में सेजेस ही रूल करते हैं। फिर वो एक मैजिक स्पेल बोलती है जिससे लगभग सारे बच्चे स्पेशल पावर्स पा लेते हैं, बस कुछ अनफिट कैंडिडेट्स बच जाते हैं। सबको मिशन भी दे दिया जाता है एक ड्रैगन को मारने का। अब बाकी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग जाते हैं, लेकिन योगिरी बिना टेंशन लिए लिटरल डॉग की तरह लुढ़क कर सो रहा होता है क्योंकि उसे कोई भी न्यू पावर मिली ही नहीं थी। दूसरी तरफ बाकी बच्चे लोग एक लड़के याजाकी को अपना लीडर चुन लेते हैं। याजाकी स्मार्ट बनने की कोशिश में कमजोर स्टूडेंट्स को बस में बंद कर देता है ताकि वो लोग उनके लिए बेट बन जाए, लेकिन फिर ड्रैगन एंट्री मारता है और कुछ कमजोर बच्चों का सीन वहीं क्लोज हो जाता है। लास्ट बची लड़की तोमो योगिरी को शेक करके जगाती है। योगिरी उठकर देखता है कि उसके चारों तरफ सब प्रैक्टिकली मर चुके हैं। ड्रैगन उन पर चार्ज करता है, तोमो पैनिक में आ जाती है, लेकिन योगिरी सिर्फ एक नजर डालता है और ड्रैगन सीधा गिर जाता है विदाउट योगिरी मूविंग इवन अ सिंगल मसल। तोमो शॉक में पूछती है, तुमने ये कैसे किया? पर योगिरी कैजुअली बुछूट बोल देता है कि शायद ड्रैगन खुद ही मर गया होगा। आगे चलते हुए उन्हें अपने 3 क्लासमेट्स हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। योगिरी मन में सोचता है कि इनका भी खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये तो यहाँ मरने के लिए ही आएंगे। जैसे ही वो तीनों उतरते हैं, वो तोमो को अपने साथ चलने को कहते हैं क्योंकि उन्हें स्लॉपी टॉपी चाहिए। उनकी लीडर तो डराने के लिए जायंट फायरबॉल तक निकाल देती है, लेकिन तभी योगिरी सीरियस टोन में बोलता है, मर जाओ, और वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। फिर दूसरे लड़के को भी ऐसे ही खत्म कर देता है। इसके बाद योगिरी खुद रिवील करता है कि उसके पास इंस्टेंट डेथ नाम की एबिलिटी है, बेसिकली लो बजट लाइट यागामी वाइब्स वाले पावर्स। अब योगिरी आखिरी आदमी डीमन से पूछता है कि वो तीनों इस तरह बेवकूफ क्यों बने हुए थे। डीमन बताता है कि वो पहले भी इस दुनिया में बुलाए जा चुके थे। डीमन लॉर्ड को हराकर जब वो वापस अपने रियल वर्ल्ड में गए, वहां मुश्किल से कुछ घंटे ही बीते थे। योगिरी उसे भी खत्म करना चाहता है, लेकिन डीमन लिटरली रोकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो तो योगिरी के गले में स्लेव कॉलर तक डाल देता है ताकि वो हमेशा उसकी ओबीडियंस में रहे, लेकिन डीमन इतना यूजलेस है कि योगिरी उसे पास के मैजिकल फॉरेस्ट में वेट करने को कह देता है। साथ ही उसे अपना पूरा सामान खाली करने को कहता है ताकि फास्टस के जाने के बाद उनके पास उतना पैसा हो जितना किसी भी दलाल ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। थोड़ी देर बाद योगिरी तोमो को एडवाइस देता है कि किसी पर ट्रस्ट मत करना। जब तोमो पूछती है कि फिर वो उस पर भरोसा क्यों करता है, योगिरी हंसकर बोलता है कि उसके पास सॉफ्ट स्वीट मेलन्स हैं, और तोमो शर्म से पागल हो जाती है। उधर सेज शाइन अपने प्राइवेट चेंबर में चिलिंग कर रही होती है। उसका असिस्टेंट यूजी आता है और मिशन अपडेट देता है। वो बताता है कि 2 एस रैंक भी मारे गए हैं और उसे शक है कि कोई इंस्टेंट डेथ जैसा जादू इस्तेमाल कर रहा है। शाइन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहती है कि सब खुद संभाल ले, और फिर अपनी बिल्ली को ही थप्पड़ मारने लगती है। थोड़ी देर बाद योगिरी और तोमो एक लो बजट पैराडाइज आइलैंड जैसे एरिया में पहुंचते हैं। तोमो गार्ड्स को गेट बंद करते देखती है और दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लोग कंप्लीटली अलग लैंग्वेज बोलते हैं। फिर उनकी मुलाकात मासुहिको नाम के एक लड़के से होती है जो उनकी भाषा समझ लेता है। वो बताता है कि वो नॉर्मली एंट्री फीस लेता है, लेकिन हाई अथॉरिटी ने सेजेस के मामले में दखल देने से मना किया है। इसका सीधा मतलब वो उनकी मदद भी नहीं करेगा। दोनों वहां से क्वाइटली भागने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में मासुहिको तोमो से पूछता है कि क्या वो उसके नट से खेलना चाहेगी। तोमो डर के मारे योगिरी का हाथ पकड़ के भागने लगती है। बाद में वो योगिरी को कन्फेस करती है कि उसे डर था कि योगिरी कहीं मासुहिको को मार न दे। योगिरी उसे कामली समझाता है कि वो कोई क्रेजी किलर नहीं है। चारों तरफ नजर डालते हैं तो उन्हें हर तरह के लोग दिखते हैं, डेमी ह्यूमंस, एल्व्स और बाकी फैंटेसी क्रीचर्स। तभी मूरियो नाम की एक कैटगर्ल आती है और उन्हें सिटी फ्री में दिखाने का ऑफर देती है। योगिरी पूछता है, इससे तुम्हें क्या फायदा? वो बोलती है कि वो सेज कैंडिडेट से थोड़ी सिंपैथी रखती है, लेकिन जब उसे लगता है कि तोमो और योगिरी डेटिंग है तो वो अपने सभी साथियों को उनसे दूर रहने का वादा कर लेती है। रात में जब तोमो शॉपिंग से लौटती है, मूरियो गुंडों की पूरी टीम ले आती है। योगिरी तुरंत समझ आता है कि ये लोग लूटर्स हैं। उनका लीडर बताता है कि उनका टारगेट वीक सेज कैंडिडेट्स हैं क्योंकि पावरफुल वालों से टक्कर लेना मुश्किल है। तोमो मूरियो को पीछे हटने को बोलती है और क्लेम करती है कि योगिरी दिखने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मूरियो मजाक उड़ाती है कि वो लोग तो पावरलेस हैं, लेकिन अटैकर्स कुछ कर पाते उससे पहले
योगिरी कैजुअली अपने पीछे खड़े सारे गुंडों को गायब कर देता है। फिर वो आगे वालों पर फोकस करता है, टेस्टिंग के क्या वो सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स को टारगेट करके उनकी जान बचा सकता है। टेस्ट सक्सेसफुल होता है, लेकिन योगिरी को रियलाइजेशन होता है कि उसे लोगों को तड़पता देखना बिल्कुल पसंद नहीं। टॉर्चर उसकी स्टाइल नहीं है। सब एक एक करके गिरते जाते हैं और मुरियो रोते रोते टूट जाती है। योगिरी उसे जानने देता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, गार्ड कैप्टन एडल और उसके सोल्जर्स रास्ता रोक लेते हैं। एडल पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। योगिरी इनोसेंट एक्ट करता है, लेकिन एडल बता देती है कि उसने पूरा सीन देख लिया था। तोमो पूछती है कि फिर उसने इंटरवीन क्यों नहीं किया, तो एडल बताती है कि वो एक्चुअल गैंग लीडर को ट्रैक कर रही थी। यूज्ड होने पर योगिरी इरिटेशन छुपाता है, जबकि एडल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि तोमो और योगिरी दोनों पावरलेस दिखते हैं, यूं ही शक करना मुश्किल है। एडल थोड़ी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है और योगिरी जॉर्ज से पूछता है कि कोई आराम करने की डिसेंट जगह मिल सकती है क्या। रिसेप्शन पर पहुंचकर योगिरी कैजुअली तोमो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ सेम रूम शेयर करना चाहेगी, लेकिन तोमो अभी अपना वी कार्ड किसी को गिफ्ट करने के लिए मेंटली रेडी नहीं है, तो वो जल्दी से मना कर देती है। बाद में उसे एक बड़ा सा कमरा मिल जाता है जिसमें एक विशाल बेड रखा है, लेकिन योगिरी से अलग सोने के कारण उसके दिमाग में उसी की बातें घूमती रहती हैं। वो सोचती है कि क्या योगिरी सच में उसकी कुकी टेस्ट करना चाहेगा, और फिर उसे याद आता है कि उसने कैसे कहा था कि उसके मेलन्स हिल रहे थे। उसी मोमेंट पर उसे कमरे में एक भूत दिखाई देता है और वो जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे एहसास होता है कि वो भूत तो बिल्कुल उसकी बड़ी बहन जैसी दिखती है। भूतनी अपना नाम मोमो बताती है और थोड़ा ड्रामा करने के बाद बोलती है कि वो यहाँ उसकी गार्डियन एंजल बनकर आई है। तोमो गुस्से से पूछती है कि जब उसे सच में जरूरत थी तब वो कहाँ गायब थी। मोमो बताती है कि वो इसलिए छिपी थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं योगिरी उसे भी खत्म ना कर दे। ये सुनकर तोमो शॉक हो जाती है कि योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी आत्माओं पर भी काम करती है। मोमो तुरंत वार्न करती है कि वो उसे पहले ही बता दे ताकि अचानक सिचुएशन खराब ना हो जाए। मोमो समझाती है कि चूंकि वो खुद एक स्पिरिट है, इसलिए वो तोमो को सुपर नेचुरल थ्रेट से बचा सकती है, और यही रीजन है कि तोमो को कभी अपनी स्पेशल पावर्स मिली ही नहीं। शुरू में तोमो इरिटेट हो जाती है, लेकिन मोमो उसे सॉफ्टली याद दिलाती है कि पावर्स अक्सर हेली प्राइस के साथ आती है और वो सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहती थी। तोमो क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या हर पावरलेस पर्सन का कोई गार्डियन होता है। मोमो कहती है कि नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तोमो डानुरा स्कूल ऑफ आर्चरी से जुड़ी है, बहुत ही रेयर केस है। मोमो प्रॉमिस करती है कि वो तोमो को उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तोमो थोड़ा कंफ्यूज होती है क्योंकि अब वो पूरी तरह योगिरी पर डिपेंडेंट हो चुकी है। उसे तैयार करने के लिए मोमो पूरी रात उसे अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक सिखाती है। अगले दिन योगिरी और तोमो की मुलाकात सेलेस्टिना नाम की एक लेडी से होती है, जो उनके बाकी क्लासमेट्स को ढूंढने में हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। थोड़े से गोल्ड के बदले वो उनके मैप पर इंपॉर्टेंट स्पॉट्स मार्क करती है, ट्रांसलेशन डिवाइसेस देती है और रॉयल कैपिटल जाने के लिए ट्रेन टिकट्स भी पकड़ा देती है। जाने से पहले योगिरी उससे कहता है कि उसके सारे ज्वेलरी किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। तोमो उसके काम कॉन्फिडेंस को देखकर खुद हैरान रह जाती है। ट्रेन में योगिरी चुपचाप अपना लिटिल गेम खेल रहा होता है, जबकि मोमो लगातार तोमो के आसपास हॉवर करती रहती है। तोमो इरिटेशन में उसे कहता है कि वो जाकर योगिरी को परेशान करे, लेकिन मोमो डरती है कि कहीं वो उससे देख ना ले। तभी योगिरी आराम से बोलता है, मैं तो उसे ऑलरेडी देख रहा हूँ। ये सुनते ही मोमो हवा में फ्रीज हो जाती है। फिर योगिरी तोमो को अपने पास बैठने के लिए कहता है, और जैसे ही वो बैठती है अचानक पूरा फ्लोर हिलता है और वो नीचे गिर जाती है। तोमो ऊपर देखती है और शॉक हो जाती है। ट्रेन की पूरी छत गायब थी। पास में ये हीरो किसी सुपरनैचुरल अटैकर से फाइट कर रहा था। तोमो देखती है कि एक गोल्डन हेयर्ड वॉरियर किसी जायंट रोबोट जैसे मॉन्स्टर से भिड़ रही है। तोमो कैजुअली बोल देती है कि योगिरी ने खत्म कर दे क्योंकि ये इनके रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन योगिरी उसे जेंटली याद दिलाता है कि वो ऐसे किसी को मार नहीं सकते। लड़ाई नजदीक आती है, उनकी बात बीच में रुक जाती है। हीरो सेंटेरो अचानक कंट्रोल खोकर इनोसेंट सिविलियंस पर ही अटैक करने लगता है। योगिरी पूछता है कि वो उन पर अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन सेंटेरो खुद को सुपीरियर बताते हुए बकवास शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो और बोले, योगिरी बस उसे एक शब्द में समाप्त कर देता है। सेंटेरो के मरते हुए जायंट रोबोट घबरा जाता है और बोलता है कि वो दुश्मन नहीं है और अगर उसे जाने दिया जाए तो वो एक विश पूरी कर सकता है। योगिरी पूछता है कि वो अपनी वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है। रोबोट बताता है कि उसे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और इनसेन क्वांटिटी की एनर्जी चाहिए होगी। इस बीच एडल और जॉर्ज एक ऐसे आदमी की पूछताछ कर रहे होते हैं जिसकी आंखें योगिरी की एबिलिटी के चलते परमानेंटली ब्लाइंड हो गई हैं। कोई भी हीलर उसकी हालत सुधार नहीं पाता। उनका लीडर लैन उसे वैम्पायर बनाने की भी कोशिश करता है, फिर भी उसकी ब्लाइंडनेस ठीक नहीं होती। तभी एक हीरो उनके ठिकाने पर फुल बैटल मोड में हमला कर देता है। दूसरा हीरो यिन लैन पर अटैक करता है, लेकिन लैन उसके पूरे अटैक को बिना किसी एफर्ट के रोक देती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन के बाद भी लैन बिल्कुल सेफ निकलती है और प्राउडली बताती है कि वो इमॉर्टल है। फिर वो यिन को बैल्कनी से फेंक देती है
और एडेल और जॉर्ज को योगिरी ढूंढने का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद उन्हें वही ट्रेन मिलती है और पास में ही सेंटेरो की लाश पड़ी मिलती है। लैन जियन को एक खबर देती है और वो मानती है कि योगिरी के पास जरूर कोई इंस्टेंट डेथ वेपन होगा, क्योंकि सामान्य इंसान इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। उनकी मीटिंग में लैन मासायुकी नाम के सेज को बुलाती है और उसे अनडेड आर्मी इकट्ठा करने और हान सुब्जा पर कैंपेन शुरू करने का आदेश देती है। रात में योगिरी और तोमो आराम कर रहे होते हैं, तभी योगिरी एक फ्यूचरिस्टिक शेप शिफ्टिंग वेपन लेकर लौटता है और उसे तोमो को गिफ्ट कर देता है। अगले दिन दोनों हंसासुबा शहर पहुंचते हैं। तोमो को शहर बिल्कुल जापानीज वाइब वाला लगता है। फिर वो देखती है कि योगिरी काफी डल लग रहा है। असल में वो उन सारे मॉन्स्टर्स और थग्स को खत्म करता जा रहा था जो उन पर नजर रखे हुए थे, और इससे वो मेंटली थक चुका था। शहर में घूमते घूमते उन्हें वो टॉल होटल मिलता है जिसे सेलेस्टिना ने मैप पर मार्क किया था। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात उसके क्लासमेट यूकी से होती है, जो बाकी ग्रुप से अलग होकर अपनी सोलो यात्रा पर निकल चुका था। लेकिन समझाने से पहले ही उसकी ऑब्सेस्ड एरिका वहां धमकती है और पूछती है कि वो दूसरी लड़कियों से फ्रेंडशिप क्यों कर रहा है। एरिका उन कई लड़कियों में से एक है जिन्हें यूकी हर रात फ्लर्ट करता है। स्टेफिनी, चेल्सी, यूफेमिया और रिसा भी शामिल हैं, और ये सब लड़कियां तुरंत तोमो पर टूट पड़ने को तैयार थीं। योगिरी तोमो के कान में कहता है कि यूकी भी बाकी वीक लोगों की तरह पीछे छूट गया होगा और शायद उससे कोई स्पेशल पावर मिली होगी जिस वजह से ट्रक में उसे 11 इंचेस एक्स्ट्रा स्पेस मिला। लेकिन तोमो बताता है कि यूकी पहले से ही काफी गर्ल्स के बीच पॉपुलर था। यूकी फिर तोमो को अपने हैरम में शामिल होने के लिए इन्वाइट करता है। क्योंकि तोमो योगिरी के साथ है, यूकी उसे सर्वेंट के रूप में रखने का ऑफर करता है। यही देखकर योगिरी समझ जाता है कि वो यूकी को फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन यूकी कॉन्फिडेंटली बताता है कि वो सबसे पावरफुल सेज क्लास का है। फिर वो बताता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था तो पूरे शहर ने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी थी, और तब उनके क्लासमेट कोल्डोस से मिलने आए थे। उसने यूकी से कहा कि चूंकि वो सबसे शक्तिशाली एस रैंक सेज क्लास का है, इसलिए सब उससे बचते हैं, इसलिए उसे अपने लिए लेवल 1 सर्वेंट्स लाने चाहिए, और ये सर्वेंट्स जब भी किसी को हरा देंगे, यूकी को उनका सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे वो और भी ओवरपावर्ड हो जाएगा। यूकी ने पूछा कि ये सब कैसे पता चला, तो उसने बताया कि अपनी एडवाइजर रोल की वजह से वो किसी में भी छिपी हुई एबिलिटीज पहचान सकती है। जब यूकी ने पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, तो कोरोडो ने मुस्कुराकर कहा कि बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनमें से कोई सीज बने ताकि वे बीस्ट्स में ना बदल जाएं, और ऐसे यूकी बिना किसी फाइट के भी अपनी ताकत बढ़ा सकता है। फिर वो युगिरी को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन तोमो तुरंत इंटरवीन करती है और मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई मरे। यूकी फिर जाने का डिसाइड करता है, और चूंकि उसके पास कई शैबी क्लॉथ्स हैं, युगिरी तोमो से कहती है कि वो उसके साथ ज्यादा सेफ रहे। लेकिन ये सुनकर तोमो थोड़ा अपसेट हो जाता है, इसीलिए वो क्वाइटली माफी मांगता है। कुछ दिन बाद तोमो अपने कमरे में बंद है और सोच रहा होता है कि वे कब चलेंगे। तभी मोमो उसे बताती है कि युगिरी अभी भी डीप स्लीप में है। तोमो कहता है कि वो उस पर नजर रखे, लेकिन मोमो डर के मारे मना कर देती है। इसी बीच लैंड डार्कनेस नाम की वॉरियर शहर में लड़ रही होती है और उसकी पावर्स शहर में फैलने लगती हैं। अचानक इमॉर्टल कोर्ब मासायुकी के लीड में शहर पर धावा बोलती है और केओस मच जाता है। तोमो सिर्फ पर्दा गिरा देती है क्योंकि ऑनेस्टली उसे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मोमो बताती है कि कोई उन्हें बैड इंटेंशन से देख रहा है और उन्होंने अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए स्किल्स इस्तेमाल की हैं। तोमो डिसाइड करती है कि युगिरी को जगाएगी, लेकिन वो डीप स्लीप में चाइल्डहुड ड्रीम्स देख रहा होता है। वेकअप होते ही वो कॉल रूम में जाता है और देखता है कि एरिका मोमो पर डेडली अटैक कर रही है। वो तुरंत उसे अपने इंस्टेंट डेथ मैजिक से रोक देता है और फिर तोमो के कमरे में चला जाता है। वहां वो होटल स्टाफ को कॉल करके बताता है कि एक औरत जमीन पर गिर गई है, ताकि लेटर उन्हें उस पर सस्पिशन ना हो। तोमो बताती है कि एरिका यूकी की गर्ल है, इसीलिए अराइवल से पहले ही भागने का प्लान बनाती है। जैसे ही यूकी के सिस्टम से एरिका का सिग्नल गायब होता है, उस पर एक हाई लेवल डीमन अटैक करता है, लेकिन यूकी उसे इजीली डिफीट कर लेता है और अपना सर्वेंट बना लेता है। फिर वो पूछता है कि ये रूइंस कितनी दूर तक जाते हैं, तो डीमन बताता है कि 150th फ्लोर तक जाते हैं। फिर वो उसे नीचे भेजता है और एरिका की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले और सर्वेंट्स कलेक्ट करने को कहता है। उसके लॉक्स चेक करते हुए पता चलता है कि किसी ने उसे ब्लाइंड कर दिया था, और यूफीमिया कहती है कि ये सुनना मुश्किल है क्योंकि एरिका एक किलर थी। वो आगे बताती है कि शायद एरिका तोमो को कैप्चर या किल करने के लिए होटल आई थी, लेकिन फेल हो गई, तो शायद तोमो पहले ही भाग चुका होगा। यूकी जानता है कि तोमो के पास चोक गोट है, इसीलिए भागने से पहले रेसा और चेल्सी को फॉलो करने भेजना है। इसी बीच लैन अभी भी डार्कनेस से लड़ रही थी, लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, उसके अटैक्स बेकार हैं और वो सिटी की ओर बढ़ती रहती है।
होटल में युगिरी और तोमो रेसा से टकराते हैं, जो उन्हें बर्फ में फ्रीज कर देती है, ये बताते हुए कि उसका मिशन तोमो को उसके मास्टर यूकी तक ले जाना है। युगिरी अपने डेथ मैजिक से बर्फ इजीली ब्रेक करता है और आगे बढ़ जाता है। जब रेसा फिर से अटैक करती है तो वो उसकी स्टाफ तक डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर पूछता है कि क्या उसके पास और कोई स्टाफ है जिसे वो हाइड कर रही है, और रेसा अपने मेलन से एक और स्टाफ निकालती है। युगिरी पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेली है, और रेसा बताती है कि बाकी सभी तोमो के पीछे हैं। तभी अचानक एक ब्लैक सिल्हूएट अटैक करती है, लेकिन तोमो तुरंत ही एक्ट करती है और उसे डाउन कर देती है। युगिरी सोचता है कि वो इतनी ओवरपावर्ड कैसे हो गई, तो मोमो कहती है कि आखिरकार उनकी ट्रेनिंग ने काम किया। वो सिल्हूएट चेल्सी द्वारा कंट्रोल्ड एक डॉल निकलती है, और ऊपर देखते हैं तो कई और डॉल्स तैयार हैं अटैक के लिए। रेसा केओस में एक और हिडन विश निकालने की कोशिश करती है, लेकिन युगिरी उसे तुरंत रोक देता है। जब डॉल्स अटैक करती हैं तो वो उन्हें भी डिफीट करता है और चेल्सी की ओर बढ़ता है, जो खुद एक क्यूट डॉल है और मर्सी मांग रही है। बदले में वो उन्हें यूकी के बारे में इन्फो देने का डिसाइड करती है, इसीलिए अपने कंट्रोल में बग्स भेजती है। इसे खत्म करना युगिरी के लिए ट्रिकी होता है, इसीलिए वो होटल छोड़ने का डिसाइड करता है। इस बीच यूफीमिया यूकी को एडवाइस देती है कि ऐसे पर्सन से दुश्मनी ना करे जो किसी को भी किल कर सकता है, लेकिन उसका ईगो इसे मानने नहीं देता। फिर वो बग्स अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन युगिरी अपनी लीथल ऑरा से यूकी का लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है और उसे बिना देखे ही फिनिश कर देता है, जिससे उसकी एबिलिटी उसकी इनिशियल सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होती है। यूकी के कंट्रोल से बग्स फ्री होने के बाद तोमो पूछती है कि क्या वो उन्हें क्रश करेगा, लेकिन युगिरी कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए उनकी लाइफ नहीं लेगा क्योंकि वो अनप्लेजेंट है। चूंकि यूकी डेड हो गया है तो यूफीमिया फ्री हो जाती है और एस्केप करने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो रूइन से बाहर निकलती है, आगे लेन फ्लोट करती दिखती है और पीछे विशाल डार्कनेस शहर की ओर बढ़ रहा था। लेन उस पर मैजिक यूज करती है और उसे वैम्पायर में बदल देती है, ताकि पता चले कि युगिरी ने यूकी को कैसे हराया। दूसरी तरफ युगिरी और तोमो शहर छोड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अचानक सामना करते हैं ज़ॉम्बी आर्मी से, जिससे पूरा शहर केओस में डूब जाता है। तोमो पूछती है कि क्या उन्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन युगिरी फर्मली मानता है कि वहां से निकलना ही बेटर है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मासायुकी मेयर रियोटा से मिलता है। वो बताता है कि वो लेन के ऑर्डर्स पर आया है। रियोटा शहर की सौंप देता है और मासायुकी ज़ॉम्बीज को रोकता है। साथ ही सिटीजन्स को बताता है कि वो युगिरी और तोमो को ढूंढ रहा है। वो पूरे शहर में उनकी पिक्चर्स दिखाता है और डिमांड करता है कि उन्हें 1 घंटे के अंदर सेंट्रल प्लाजा पर ले आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा शहर हाई स्कूल ऑफ द डेड के आफ्टरमैथ जैसा केओस एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अब सभी उनके पीछे हैं। युगिरी और तोमो एक एली में हाइड करते हैं और सोचते हैं कि वे क्यों टारगेट हुए। फिर युगिरी को याद आता है कि उसने सेंटरो को गेम में खत्म किया था और शायद यही वजह है कि अब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी कुछ सिटीजन्स उन्हें देख लेते हैं और जैसे ही उनमें से एक लंजस करता है योगिरी पर, वो तुरंत उसे मार गिराता है। बाकी लोग पैनिक में भाग जाते हैं और योगिरी को एहसास होता है कि ये लोग बस अपनी लाइफ बचाने के लिए उस पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें डायरेक्टली चौक की तरफ ले जाना बेटर होगा। कुछ ही देर बाद वे दोनों चौक के बाहर मासायुकी से मिलते हैं, जो उनके अकेले आने पर मजाक उड़ाता है। वो चाहता है कि वो उसके साथ खेलें, लेकिन योगिरी कामली एक्सप्लेन करता है कि बस वो शाही राजधानी जाने के लिए ट्रेन लेना चाहता है। हालांकि मासायुकी ने पूरे शहर में ब्लॉकेड लगा रखी है ताकि कोई भी बाहर न जा सके, और वो योगिरी के डिमांड्स को इग्नोर कर देता है। योगिरी सहजता से कहता है कि अगर वो ब्लॉकेड रिमूव करे तो उसे अलाइव छोड़ देगा, लेकिन इससे मासायुकी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर वो अपनी आर्मी को डेड पीपल पर छोड़ देता है, सोचते हुए कि योगिरी किसी डेड पर्सन को रिवाइव नहीं कर सकता। लेकिन योगिरी एफर्टलेसली उन्हें एलिमिनेट कर देता है और खुद भी नहीं समझ पाता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसकी बातों से तंग आकर मासायुकी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन योगिरी उसे एरन येगर समझ के बीच में ही फिनिश कर देता है। तोमो उसे एनिमे के गोल्डन रूल तोड़ने के लिए स्कोल्ड करती है, लेकिन योगिरी इतनी केयरफ्री है कि उसे इसकी परवाह नहीं। चूंकि अब भी उनके पास बैरियर की प्रॉब्लम है, दोनों मेयर रियोटा के पास जाते हैं, जो डर के मारे मर्सी मांग रहे हैं। वो कसम खाता है कि उसके हमले का इस घटना से कोई रिलेशन नहीं था और लेन ने मासायुकी को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लेन भी एक सेज है, तो तोमो चिल्लाती है कि कैसे शियन उन्हें यहाँ लाया और खत्म करने की कोशिश की, और अब लेन वही कर रही है। तभी मोमो बताती है कि उसे चारों तरफ से डेडली ऑरा फील हो रहा है, और वे देखते हैं कि माइंड कंट्रोल्ड सिटीजन्स उन्हें ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो कोई ट्रम्प सपोर्टर्स हों। रियोटा जल्दी से मासायुकी की कॉप्स से शहर की की निकालता है ताकि एक ब्लॉक बनाया जा सके, लेकिन की फेल हो जाती है। पता चलता है कि लेन अकेले ही बैरियर होल्ड कर रही है और यूफीमिया चेतावनी देती है कि योगिरी से दुश्मनी ना करे। लेन जानती है कि यूफीमिया अब पूरी तरह लॉयल है और झूठ नहीं बोलेगी, मतलब योगिरी के पास उसे फिनिश करने की ताकत हो सकती है। शहर वापस आते हैं, सिटीजन्स वेपन्स लेकर योगिरी पर अटैक करते हैं और उसे मजबूरन उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है, जिससे रियोटा डीपली डर जाता है। इसी बीच लेन अपने शैडो क्लोन जुट्सू से योगिरी को एलिमिनेट करने की अपने चांसेस बढ़ाती है। तुरंत बाद सिटी में डार्कनेस फैल जाता है
और जैसे ही योगिरी डिस्ट्रैक्टेड होता है, लेन रियलाइज करती है कि सेंसर क्लोन्स उसका कोई लीथल इफेक्ट नहीं कर सकते। योगिरी उसे वैसे पकड़ नहीं सकता जैसे उसने युकी को पकड़ा रखा था। लेन अपने क्लोन्स को ऑर्डर देती है कि जैसे ही डार्कनेस क्लियर हो, सिटी पर बॉम्बिंग शुरू कर दी जाए और उसके बाद जो होगा वो नेचुरल डिजास्टर जैसा होगा। इसी बीच तोमो योगिरी से कहती है कि उस मॉन्स्टर को खत्म करे, और जैसे ही वो करता है, क्लोन्स सिटी पर अटैक कर देते हैं। योगिरी सबको लो पोजीशन में रहने के लिए कहता है, और जैसे ही मिसाइल्स स्टॉप होती हैं, वो खुद को टोमो के एयरबैग के बीच पाता है, मोटर बोट से टकराते हुए। जैसे ही वो उठता है, तोमो बताती है कि कई महिलाएं रेड ड्रेसेस में उनकी तरफ आ रही हैं, और रियोटा बताता है कि वो लेन है। तोमो पूछती है कि क्या वो रियल लेन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन योगिरी कहता है कि लेन सीधे अटैक नहीं कर रही, इसलिए उसके इंटेंशंस का अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर तोमो रियोटा से पूछती है कि वहाँ कितनी लेन है, और वो बताता है कि असली लेन ने बस अपनी रेप्लिकास बना ली हैं ताकि वो उनमें ब्लेंड कर सके। योगिरी कहता है कि उसके पास कोई प्लान हो सकता है, लेकिन इसके लिए लेन को सीधे अटैक करना होगा। रियोटा अपने शहर का डायनामिक मैप दिखाता है और बताता है कि लेन के अटैक्स का एक पैटर्न है, और वो सेम स्पॉट पर 2 बार अटैक नहीं करती। इससे उन्हें नेक्स्ट अटैक लोकेशन का अंदाजा होता है, और रियोटा अकेले वहां जाने का डिसाइड करता है। हालांकि रियोटा कहता है कि वो उन्हें वहां टेलीपोर्ट कर सकता है, और तोमो कहती है कि उसकी विजन इतनी शार्प है कि दूर से ही लेन को पहचान लेगी। ऐसे वे सभी नेक्स्ट पोटेंशियल बॉम्बिंग साइट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही उन्हें अटैक दिखाई देता है, योगिरी तोमो का हाथ पकड़ लेती है और स्ट्राइक फेस पर झेलती है। इससे वो लेन की रेप्लिका डिटेक्ट कर सकती है और उन्हें एलिमिनेट कर देती है, जबकि मोमो मैजिक का यूज करके उन्हें अटैक से बचाती है। फिर वो तोमो को एक स्क्रोल देती है, जिससे पता चलता है कि उसे ये एक अटैकर से मिला था, और इसमें शील्ड ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। तुरंत बाद सैकड़ों लेन की रेप्लिकास मक्खियों की तरह गिर जाती हैं, और असली लेन रियलाइज करती है कि सब इसलिए मर गई क्योंकि वो आइडेंटिकल बनाई गई थी। तभी लेन अपने ऊपर योगिरी का मैजिक फील करती है और समझ जाती है कि उसने रियल बॉडी का पता लगा लिया है। मरने से पहले वो कहती है कि उसे एक लड़की को बचाना है। कहीं और एक मिस्टीरियस रूम चमक उठता है। एक लड़की कॉफिन में जागती है और उसके हाथ में क्रिस्टल होता है। उस क्रिस्टल में लेन का रिकॉर्डेड मैसेज होता है, जो बताता है कि वो उसकी एक रेप्लिका है, लेकिन उसके अपने थॉट्स और कॉन्शियसनेस हैं जो उसे एक अलग पर्सन बनाते हैं। उसके पास लेन की मेमोरीज इनहेरिट नहीं होती हैं, और इस तरह वो योगिरी के अटैक से सेफ रहती है। इसी बीच तोमो रियोटा की हेल्प से सिटी को सेव करने में उसका शुक्रिया अदा करती है, और फिर वो मासायोकी की मिलिट्री जीप लेकर राजधानी की ओर निकलती है। इसी दौरान स्टूडेंट कैंप में एक सामुराई सेज कैंडिडेट रियो को मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करती है, जबकि उसकी पावर पफ गर्ल्स बैकग्राउंड से चीयरिंग करती हैं। बाद में उसकी मुलाकात कैरल नाम की क्लासमेट से होती है, जो उसका फोन रिटर्न करती है, लेकिन बताती है कि उसने उसे बोरो किया था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि योगिरी का मॉनिटरिंग टूल काम कर रहा है या नहीं। जब रियो को पूछती है कि वो कौन है, तो कैरल बताती है कि वो एक अमेरिकन निंजा है, और उसकी एजेंसी ने उसे मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट बनाया है, लेकिन वो यहाँ वर्क नहीं करता। दूसरी तरफ तोमो रॉकी माउंटेन्स से जीप चलाते हुए मुश्किल से नेविगेट कर रही है, जबकि योगिरी सो रहा है। उसे उस टाइम का ड्रीम आता है जब मसाका ने पहली बार इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पढ़ा था कि वो नौकरी में मर भी सकती है। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इंटरव्यूअर यूकियो ने उसे रोकने की रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि वे समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उसे घुमाते हुए यूकियो ने उसे अल्फा ओमेगा शब्द के बारे में बताया, जो उस टेस्टिंग सब्जेक्ट का कोड नेम था जिसकी देखभाल उसे सौंपी गई थी। उसने आगे बताया कि ये टेस्टिंग सब्जेक्ट अपनी इच्छा से किसी का भी गेम खत्म कर सकता है, और असाका तुरंत डर गई क्योंकि उसे लगा कि उसका सामना किसी मॉन्स्टर से होने वाला है। जब उसने पूछा कि उसे क्यों चुना गया है, तो यूकियो ने कहा कि क्योंकि वह एक इन्फ्लुएंशियल टीचर है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वह उसे एजुकेट करे ताकि वो टेस्टिंग सब्जेक्ट को पृथ्वी पर सभी क्रीचर्स का अनाहिलेशन करने से रोक सके। आखिरकार उसे वॉल्ट के पास ले गया और छोड़ने से पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी। असाफी ने अपनी कार से वॉल्ट खोली और बीच में एक जापानीज थीम घर वाले प्रॉप एनवायरनमेंट में कदम रखा। अंदर किसी मॉन्स्टर की संभावना के चलते उसने कॉशियसली कदम रखा और दरवाजा स्लाइड किया तो देखा कि एक यंग युगेरी अकेला बैठा है। वह तुरंत अंदर भागी, गुस्से से भरी कि इंस्टीट्यूट ने एक लड़के को बंद कर दिया है। उसने उसे बाहर फेंक दिया और घास छूने को कहा। योगिरी उलझन में था, लेकिन तभी उसने असाका के पीछे छिपे एक शैडो मॉन्स्टर को देखा और अपनी पावर से उसका एलिमिनेशन कर दिया। जब उसने पूछा कि यहाँ मॉन्स्टर्स क्यों हैं, योगिरी ने बताया कि वे अक्सर उसे खत्म करने के लिए अटैक करते हैं। लड़के से परिचय देते हुए योगिरी ने असाका से कहा कि उसे भूख लगी है, इसलिए उसने उसके लिए खाना बनाने का डिसाइड किया। खाना खाते हुए उसने पूछा कि उसकी माँ उसे क्या बुलाती थी, लेकिन योगिरी को तो मदर का मतलब भी नहीं पता था। फिर असाका ने पूछा कि क्या वह उसे कोई नाम दे सकती है, और जब योगिरी मान गया, उसने उसका नाम योगिरी रख दिया। जब योगिरी ने पूछा कि क्या वह उसका सरनेम ले सकती है, उसे एहसास हुआ कि वह उसे फैमिली मेंबर मानता होगा, इसलिए उसने मान लिया। फिर उसने उसे दूसरों का ग्रीटिंग करना सिखाया और इस तरह वह उसके जीवन में एक अहम कैरेक्टर बन गई। तभी तोमा उसे जगाता है और बताता है कि वे आगे नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते में एक बोल्डर है। योगिरी कहता है कि वह अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना चाहता है और इसके लिए उसे शियोन से मिलना होगा जो राजधानी में है। हालांकि क्योंकि रास्ता बंद है,
वे एक अलग रूट अपना के वापस ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी पीछे एक जायंट सर्पेंट दिखाई देता है। तोमा घबरा जाता है, लेकिन जब सर्पेंट अटैक करता है योगेरी उसे क्लिफ से नीचे गिरा देती है और याद दिलाती है कि उनके पास प्लॉट आर्मर है। तभी वह एक होल फ्लॉक ऑफ ड्रैगन्स को अप्रोच करते देखती है और जब वो अटैक करने के लिए उड़ते हैं योगेरी उन्हें प्रॉमिस लैंड में भेज देती है। हालांकि वह एक्सेप्ट करती है कि ड्रैगन टेरिटरी में स्टेप करने के लिए वे दोषी हैं। तभी एक मैसिव गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है और तोमा सोचता है कि अब वे सब फंस गए हैं। हालांकि योगेरी को एहसास होता है कि सर्पेंट का उनके प्रति कोई बैड इंटेंशन नहीं है और थोड़ी देर बाद वह कहता है कि अब वे फ्लाई कर सकते हैं। हालांकि योगेरी उसे रुकने को कहती है, वरना उसका भी वही फेट होगा जो बाकी का हुआ था। फिर सर्पेंट अटीला नाम की एक लड़की का रूप ले लेती है और उसे डर लगता है कि कहीं उसका एंड ना हो जाए। योगेरी पूछती है कि उसने उन पर अटैक क्यों किया और अटीला कहती है कि वह देखना चाहती थी कि क्या वे स्वॉर्ड्समैन से मिलने के योग्य हैं। योगेरी कहती है कि वे किसी स्वॉर्ड्समैन को नहीं जानते और रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। हालांकि जब वह बताती है कि स्वॉर्ड्समैन सीज के राइवल्स हैं, योगेरी डिसाइड करता है कि उससे मिले ताकि पता चल सके कि कोई क्लू है कैसे वे वापस जा सकते हैं। अटीला उन्हें जंगल से होते हुए स्वॉर्ड्समैन की क्राउड के पास ले जाती है जो सभी अगले मास्टर्स बनने का लक्ष्य रखते हैं। एक आदमी उन्हें भागने के लिए कहता है क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन स्वॉर्ड्समैन ड्यूरेब आके कहता है कि वे तब तक फाइट करें जब तक वह रोक ना दे। उन्हें नेक्स्ट 10 मिनट्स में अपनी संख्या कम से कम आधी करनी होगी, वरना सब फेल होंगे। योगेरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और पूछता है कि क्या वह जा सकता है। इसलिए ड्यूरेब नया रूल बनाता है कि अगर कोई भाग गया बाकी सब लूज करेंगे। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं और गोरा वॉरियर रिक योगेरी और तोमा की प्रोटेक्शन में आगे आता है। वह मानता है कि एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन इनोसेंट को प्रोटेक्ट करता है और स्पीच के दौरान योगेरी कुछ मैजिशियंस को उसे झुकाने की कोशिश करते देखता है। वह उन्हें नीचे गिराने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और वॉरियर सोचता है कि ड्यूरेब ने उनकी इम्प्रूडेंस की पनिशमेंट दी है। तभी लियोनेल नाम का लड़का तोमा की ओर रेंगता है और विनती करता है कि वह अपने पैरों में पड़ा रेनबो स्टोन उसे दे दे। जैसे ही उसने दिया, लड़के का शरीर हील हो जाता है और ड्यूरेब बाकी को रोकने को कहता है और उसके साथ चलने को कहता है। रास्ते में अटीला उन्हें समझाती है कि अपने टेस्ट कंप्लीट करके वे डिवाइन वॉरियर बन सकते हैं। डिवाइन वॉरियर एक ऐसा व्यक्ति है जो 1000 साल पहले डिवाइन किंग द्वारा सील की गई डार्क डिएटी की रक्षा करता है। फिर तोमा लियोनेल से पूछती है कि स्टोन पहले क्या था और वह बताता है कि यह एक फॉरगिवनेस स्टोन था जो उसे ऐसा स्टोन होने के कारण मिला जिसका यूज किसी लकी आइटम को फिक्स या समन करने में होता है। तुरंत बाद वे एक ऑब्स्टेकल पार करते हैं जो उन्हें एक जाइंट फील्ड में ले जाती है। बीच में एक बहुत बड़ा टावर। जैसे ही वे अंदर जाते हैं मोमो एक टेरिफाइंग एरा फील करती है और तोमा को बचाती है। योगेरी और रिक ठीक है, लेकिन लियोनेल को उल्टी होने लगती है, इसलिए उसे खुद को हील करने के लिए अपनी फॉरगिवनेस स्टोन यूज करनी पड़ती है। आभा डिसअपीयर होने के बाद पता चलता है कि एलिटा उनके साथ नहीं है और रिक बताता है कि शायद उसे बैरियर ने रोक दिया होगा। फिर बाकी फाइटर्स जाइंट टावर में जाते हैं और लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं जहां ओरेब उन्हें दुनिया के एंड जैसा दिखाता है। तोमा अपनी शार्प आई से एक जाइंट बॉल के सेंटर में ब्लैक लेड मैन और व्हाइट लेड वुमैन को देखती है। वे दोनों फ्रोजन लगते हैं और उनके बीच में एक स्वॉर्ड पास हो रही है। ओरेब बताता है कि इस बैरियर में समय बहुत स्लोली चलता है और यहाँ किसी भी अटैक में 1000 ईयर्स लगेंगे। फिर पार्टिसिपेंट्स को पता चलता है कि नेक्स्ट लेसन कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक दिन में टावर की बेसमेंट तक पहुंचाना होगा, लेकिन तोमा मानती है कि अगर योगेरी अपनी पावर्स डार्क गॉड पर यूज कर दे तो यह आसान हो जाएगा। हालांकि उसके पास उसे हर्ट करने की कोई रीजन नहीं है, इसलिए प्लान फेल हो जाता है। फिर उसे लगता है कि योगेरी थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है और वह उसके कान में कुछ विस्पर्स करती है जिससे वो नर्वस हो जाती है। योगेरी तुरंत वहां से निकलने का सजेस्ट करता है, लेकिन फ्रेडेरिका नाम की मैजिशियन लियोनेल को रोकती है और उसे अपना रेनबो स्टोन देने को कहती है। हालांकि जब वह कहता है कि वे सिर्फ उसी पर काम करते हैं तो वह नाराज हो जाती है और कारण स्टाइल बकवास करते हुए वहां से चली जाती है। रिक उन्हें बताता है कि टावर ट्रैप से भरा है, इसलिए उन्हें सावधानी से चलना होगा, लेकिन लियोनेल तुरंत ट्रैप पे फंस जाता है। फिर वह उसके हाथ में एक ट्रैप बांधने का डिसाइड करता है ताकि अगर वह दोबारा ऐसा करे तो उसे पता रहे, और वह तुरंत ट्रैप से भरे एक रूम में कदम रखता है। जैसे ही रिक अंदर आता है उसे टेरेसा नाम की वॉरियर दिखाई देती है जो दरवाजे से अंदर आने वाले हर किसी का एलिमिनेशन कर रही है। जब वह पूछती है कि वह पहले से ही वॉरियर है तभी कंपटीशन क्यों कर रही है, तो टेरेसा बताती है कि उसकी वॉरियर की टाइटल छीन ली गई थी क्योंकि उसे बहुत सारी गेमिंग वीडियोस देखते हुए पकड़ लिया गया था, इसलिए अब वह फिर से कोशिश कर रही है। रिक के उससे फाइट करने से पहले तोमा उसे वार्न करती है कि कमरे में बहुत पतले तारों का ट्रैप फैला हुआ है। जब से उसका सीक्रेट उजागर हुआ टेरेसा पूरी ताकत से अटैक करती है, इतना कि रिक जैसा पावरफुल इंसान भी खुद को संभाल नहीं पाता। इस कियोस का माहौल और भी इंटेंसिफाई हो जाता है जब योगेरी अपनी फिंगर्स ट्विस्ट करके उसे पल भर में ऑब्लिटरेट करता है। इसके बाद उसे लियोनेल का कटा हुआ हाथ दिखाई देता है जिसमें क्रिस्टल एम्बेडेड है और तोमा अपना दूसरा हाथ दर्द से कराहते हुए दिखाई देती है। बाद में वे चारों एक सेफ फ्लोर पर पहुंचते हैं, इसलिए योगेरी उन्हें यहीं से अलग होने का सजेशन देता है। रिक अपने रास्ते जाने के लिए एग्री हो जाता है और लियोनेल यही नाइट स्पेंड करने का डिसाइड करता है क्योंकि मिडनाइट के बाद उसके मैजिकल स्टोन्स फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। योगेरी भी रेस्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली है। अंदर पहुंचकर तोमा उसे अपने जॉनी को दूर रखने के लिए कहती है क्योंकि मोमो उसे देख रही है, लेकिन मोमो कहती है कि अगर वे क्लैप करना चाहें तो वह दीवारों में छिप सकती है। जब वे बात कर रहे होते हैं योगेरी अपना नाइट सूट पहन लेता है और कुछ ही सेकंड्स में सो जाता है, जिससे तोमा शर्मा जाती है। इस बीच लियोनेल को आज जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए उसे 100 रेनबो स्टोन्स मिलते हैं
और वो ये भी डिस्कवर करता है कि वो इन स्टोन्स को किसी अल्ट्रा रेयर आइटम के बदले में एक्सचेंज कर सकता है। जब वो इस डील को इनिशिएट करता है तो अचानक विशालकाय मेलिन्स वाली एक वियर्ड ब्लॉन्ड लड़की अपीयर होती है और उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वनाडो है, वही गॉडेस जिसने उसे फॉरगिवनेस स्टोन्स के साथ इस वर्ल्ड में भेजा था। लियोनेल को थोड़ा स्लॉपी टॉपी उम्मीद थी, लेकिन गॉडेस कहती है कि वो यहाँ सिर्फ ये बताने आई है कि उसने उसका रीबर्थ पॉइंट अपडेट कर दिया है, मतलब अब वो हर बार मरने पर यहाँ प्रकट होगा। उसके जाने के बाद आइरिबे को रियलाइज होता है कि टावर में मरने वालों की संख्या टावर में मौजूद स्पिरिट से मैच नहीं करती और आइरिबे उसे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि बैरियर वैसे भी एक्स्ट्रा स्पिरिट्स को रिमूव कर देगा। उसे ये भी पता चलता है कि बैरियर को मेंटेन करने के लिए उसे डेड सोल्स को कलेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ आओई नाम की एक असासिन फील्ड से भाग रही होती है, तभी एक आदमी उस पर अटैक करता है। वो अपनी मैजिक आई से ये चेक करती है कि उसका टारगेट राकुटू है या नहीं, लेकिन उससे बात करने से पहले ही वो फिर से स्ट्राइक करता है। हालांकि आओई आसानी से उसके मैजिक को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे उसे अपनी सॉर्ड का सहारा लेना पड़ता है। इससे पहले कि वो तलवार चलाता, आओई उसके पीछे जाती है और अपने डैगर से उसे एलिमिनेट कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके नेक्स्ट टारगेट्स योगिरी और थोमा हैं। ऋषि कैंडिडेट से डील कर थक कर वो अपने अगले मिशन पर निकल पड़ती है, लेकिन तभी एक फूर उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। वो खुद को डायमंड बताता है और कहता है कि वो एक हीलर था जिसे योगिरी ने एनस्लेव किया था इससे पहले कि राकुटू उसे फ्री करता। हालांकि क्योंकि राकुटू अब डेड है, वो चाहता है कि आओई उसे अपना सर्वेंट एक्सेप्ट करे। अगले दिन थोमा की नींद खुलती है और वो योगिरी को उसके पॉम-पॉम्स में फेस गड़ाए हुए सोता हुआ पाती है। उसे हल्का पुश देने के बाद वो देखती है कि मोमो आधा वॉल में फंसी हुई है और मोमो बताती है कि वो उन्हें थोड़ी प्रिवेसी देना चाहती थी, लेकिन थोमा क्यूरियोसिटी से झांकने लगती है और अब वो आधी वॉल में फंस चुकी है। मोमो बताती है कि ये टावर उन सभी स्पिरिट्स को कलेक्ट कर रहा है जो यहाँ मर चुके हैं और वॉल्स में काफ़ी टेंशन है। जैसे जैसे मोमो और इनग्रॉस हो जाती है, योगिरी जाग जाता है और मैजिक करने वाले तक पहुंचकर उसे स्टॉप करता है और मोमो को फ्री कर देता है। मोमो सोच रही थी कि ये स्पिरिट्स क्यों कलेक्ट हो रहे हैं, जबकि योगिरी तोमा से कहता है कि वो और स्ट्रॉन्गर हो जाए क्योंकि वो उनके रास्ते में आने वाले किसी भी अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो नॉर्मली कैजुअलिटीज से बचता है, लेकिन यहाँ हर कोई रेडी है अपनी जान देने को, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। थोमा उसे बताती है कि उसके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं और वो किसी न किसी वजह से साथ हैं। इससे योगिरी को अपने छोटे जॉनी में एक वियर्ड टिकलिश फीलिंग होती है। अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए वो पलटकर थोमा से कहता है कि खाना मंगवा ले, वरना वो उसकी कुकी खा जाएगा। इस बीच आओई हंसा जा रही है, तभी एक और गोल्डन ड्रैगन उन पर अटैक करता है, लेकिन आओई बस कहती है कि इतने बड़े ड्रैगन को उड़ना नहीं चाहिए, जिससे वो गिर जाता है। फिर वो बताती है कि उसकी एबिलिटी उसे किसी भी नेचुरल फिनोमेनन को अपने इच्छा से बदलने की पावर देती है। डेमन कहती है कि ये कमांड ब्लॉक के साथ माइनक्राफ्ट खेलने जैसा है, लेकिन उसकी एबिलिटी हाई फॉर्चून लोगों के सामने बेकार हो जाती है। ड्रैगन फिर अटैक करने के लिए पहाड़ पर क्लाइंब करता है, लेकिन किसी चीज़ ने उसे 2 पीसेस में काट दिया और आओई उसे अटैकर हेजॉग के रूप में पहचान लेती है। जानकारी कलेक्ट करने के बाद हेजॉग उड़ जाता है, लेकिन आओई देखती है कि वो एक ह्यूज टावर की ओर बढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसे यहाँ योगिरी मिल जाएगी, लेकिन डेमन उसे दोबारा नहीं देखना चाहती, इसलिए वो उसके चबी चीज को माउंटेन्स के अक्रॉस घसीटती है। इस बीच योगिरी और थोमा अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटीज का यूज करके ट्रैप्स को आसानी से पार कर रहे हैं, लेकिन इग्लेसिया एक गोल्डन आर्मर्ड विजर्ड से टकरा जाते हैं जो इस टावर का क्रिएटर है। योगिरी कहता है कि वो बस यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन आदमी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इस टावर का पर्पस सिर्फ स्पिरिट्स कलेक्ट करना और उनका यूज उस सील को मेंटेन करने के लिए किया गया था जिसमें डार्क डीटी इन्वॉल्व्ड है। योगिरी प्रॉमिस करता है कि अगर वो उन्हें छोड़ दे तो और कोई ट्रैप नहीं तोड़ेगा, लेकिन इग्लेसिया उसे बहुत डेंजरस समझती है और उसे एलिमिनेट करने का डिसीजन लेती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, योगिरी उसे गिरा देता है और थोमा को आगे बढ़ने का कहता है। इस बीच रिक 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और फायरवॉल के पास पहुंचता है, जहां फ्रेडरिका लियोनेल को भी पॉइंट्स कलेक्ट करने में मदद कर रही है। जैसे ही उसे इनफ पॉइंट्स मिलते हैं, फायरवॉल गिर जाती है और रिक देखता है कि लियोनेल अब फाइटिंग के लिए पूरी तरह रेडी है। दूसरी तरफ योगिरी और थोमा एक कॉलेजियम पहुंचते हैं, जहां 2 स्वॉर्ड्समैन लड़ रहे हैं, जबकि एक बड़ा ऑफिसर अपने थ्रोन से देख रहा है। वो अपनी गर्ल्स को आगे बढ़ने का कमांड दे रहा है और ये मिसाकी नाम का आदमी बाहर निकलने के रास्ते पर गार्ड कर रहा है। फिर वो दूसरी वॉरियर से कहता है कि अपनी ट्रू पावर हाइड करना बंद करो, इसलिए वो अपना डिस्गाइज उतार देती है और बताती है कि वो थियोडीसिया एक डेमी डेमन है। जैसे ही फाइट फिर से शुरू होती है, योगिरी बीच में आकर पूछता है कि क्या वो उसे बिना किसी प्रॉब्लम के जाने देंगे, लेकिन मिसाकी एक ड्यूअल का प्रपोजल रखती है। अगर वो अपनी गर्ल्स शिरो, जिराल्डा और इनमा को हरा दे तो वो उन्हें बिना किसी डैमेज के जाने देगा। मिसाकी अपने शोदीज को योगिरी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो उन्हें तुरंत मार देता है, जिससे वो शॉक में आ जाता है। फिर योगिरी और थोमा आराम से उसके पास से गेट की ओर बढ़ते हैं और जब मिसाकी उन पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, योगिरी उसे भी मार देता है। योगिरी की शक्ति देखकर थियोडीसिया उसे सल्यूट करती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कुछ मदद कर सकती है। वो बताती है कि वो अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही है और दोनों उसकी मदद करने के लिए अग्री कर जाते हैं। योगिरी पूछता है कि उसके पास कोई क्लू है और वो बताती है कि उसे अंडरग्राउंड अपने पीपल की प्रेजेंस फील हो रही है।
जैसे ही वो लोअर फ्लोर पर पहुंचते हैं, आयरोबे को पता चलता है कि 17 वॉरियर्स ने ट्रायल पास कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो एड्रेस कर पाता, उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि पहला ऑब्स्टिकल गिरने वाला है और दूसरा भी अनस्टेबल है। इसके बाद टावर गिर जाती है और सभी अपनी आंखों के सामने फर्स्ट ऑब्स्टिकल को कोलैप्स होते देखते हैं। एक विंग लड़का अपीयर होता है और आयरोबे सभी को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तो एमा द केओस, योगिरी, तोमा और थियोडेसिया अपनी बहन को ढूंढने के लिए जमीन के नीचे उतरते हैं। नीचे आते ही एक लड़का उराबे से पूछता है कि दूसरा ऑब्स्टिकल कैसे तोड़ा जाए, लेकिन जब वो बात करने से इनकार करता है तो पूरे जादूगरों को चारों तरफ से खत्म करना शुरू कर देता है। फ्रेडरिका अपनी फास्टेस्ट स्ट्राइक देती है, लेकिन लड़का उसे आसानी से झेल लेता है। तभी एक और लड़का आता है और कहता है कि अभी वो उन्हें डिफीट करने लायक नहीं है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है लट, और उस पंख वाले लड़के का नाम है ऑर्गन। जब फ्रेडरिका फिर से अटैक करती है तो लट उसकी वॉन्ड पकड़कर उसे कैंडी में बदल देता है। रिक लट के साथ अपनी लक टेस्ट करता है, लेकिन उसका कोई भी स्ट्राइक सफल नहीं होता। इसी बीच लायनल को एक खास चीज के बारे में पॉपअप मिलता है, इसलिए वो अपने सभी मैजिक स्टोन से अपनी लक ट्राई करने का फैसला करता है। माँ मिल्क गिविंग गॉडेस वोनाडो फिर से अपीयर होती है और इस बार वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का निर्णय लेती है। हालांकि ऑर्गन पूरी श्रद्धा के साथ वोनाटो के सामने झुक जाता है, जबकि लट सीधा उसकी बाहों में गिर पड़ता है। उलझन में लायनल उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लट और ऑर्गन की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इस बीच योगिरी और लड़कियां नीचे डिसेंड करती हैं, लेकिन स्टेयर्स एंडलेसली स्पाइरलिंग लगती हैं। मोमो को लगता है कि रास्ते में कोई हिडन ऑब्स्टिकल जरूर है, मतलब वे कुछ छुपा रहे हैं। तभी थियोडेसिया जो अपने लोगों के मैजिक ट्रेसेस का हल्का सा फील होता है, और जैसे ही मोमो योगिरी से कहती है कि ऑब्स्टिकल रिमूव करें, वही ऑब्स्टिकल अचानक वैनिश हो जाता है और नीचे एक नया पाथ खुल जाता है। तोमा जल्दी से योगिरी से क्लिंग करती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर उसके बॉडी से होकर गुजर रहा है। इस बीच थियोडेसिया एक डोर पाती है और अंदर जाकर कई कैप्सूल्स देखती है जिनमें उसके लोगों की सोल्स रखी गई हैं ताकि ऑब्स्टिकल्स मेंटेन रह सकें। उसके फियरफुल फेस को देखकर योगिरी तोमा से कहता है कि वो बाहर ही रहे क्योंकि उसका ये देखना टू ब्रेव होगा। थियोडेसिया फिर योगिरी से कहती है कि उसकी बहन यहाँ नहीं है, लेकिन अपने लोगों को इस हालात में देखकर उसे ऐसा शौक लगेगा कि शायद वो सालों तक रिकवर भी ना कर पाए। अंततः थियोडेसिया डिसाइड करती है कि वो अपनी पीड़ा समाप्त करेगी और फिर अपने लोगों का रिवेंज लेने के लिए सोर्ड मास्टर को खत्म करने की कसम खाती है। दूसरी तरफ एरेट रिक से कहता है कि अगर वो मर जाता है तो उसे न्यू सोर्ड मास्टर के रूप में उसकी जगह लेनी होगी। वो रिक को एडवाइस देता है कि टावर में जमा शक्ति को अपनी सोर्ड में कन्वर्ट कर ले। इस बीच लायनल थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो मर गया तो वो टावर में फिर से अलाइव हो जाएगा। फिर वो वनाटो से क्लैरिफिकेशन मांगता है तो वो बताती है कि डार्क डीटी अल्बा गारमेंट उसका लवर था जो एक मिशन पर गया था और उसके पिता की तरह कभी वापस नहीं आया। बाद में उसे पता चलता है कि वो टावर में बंद था और वनाटो उसे फ्री करने आई थी। चूंकि लायनल की लक बहुत लो थी तो उसने सोचा कि इससे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में मदद मिलेगी और उसकी योजना सक्सेसफुल दिखती है। फिर लट बताती है कि दूसरा ऑब्स्टिकल भी गिरने वाला है और वॉन हैटो सरप्राइज होती है कि ऑब्स्टिकल बनाने वाला भी डेड हो चुका है। इसके अलावा मिसाकी जो डार्क गॉड के लिए बड़ा थ्रेट थी वो भी डेड हो चुकी है, मतलब वॉन हैटो अपनी लवर को रिवाइव करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर वो बैरियर के सेंटर को बाहर निकालती है, लेकिन डिस्ट्रॉय करने से पहले ही योगिरी और बाकी लोग सरफेस पर पहुंच जाते हैं। सील ब्रेक होने के बाद वॉन हैटो प्लम्बिंग सेशन के लिए तैयार होती है, लेकिन डार्क गॉड तुरंत नीचे रिवर में गिर जाता है, जिससे सभी शॉक में आ जाते हैं। पता चलता है कि योगिनी ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी ईविल आरा सेंस कर ली थी और गलती से उसे एलिमिनेट कर दिया था, और यही उसने तोमा के कान में विस्पर करके बताया था। अगले ही पल ग्लू इराबे का गला काट देता है और इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, अटैकर हैचहॉग वापस आकर वॉन हैटो को मार देता है। लट तुरंत उसे सेव करने के लिए दौड़ता है और उसे वापस लाने में सफल हो जाता है। इस बीच ऑर्गन डार्क डीटी अल्बा गारमेंट को रिवर से बाहर निकालता है, लेकिन जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो उसे रिवाइज करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइस देने का निर्णय लेता है। इसके तुरंत बाद मॉन्स्टर्स का एक होड अपीयर होता है, लेकिन योगिरी अपने ऑर्गन पर इंस्टेंट डेथ स्किल यूज करके पूरे होड को एक साथ एलिमिनेट कर देता है। इस बीच वॉन हैटो पूरी तरह से क्रेजी हो चुकी है और चारों तरफ से अटैक कर रही है। तभी आयोकी और डीमंस टावर पर अपीयर होते हैं और एक्सप्लोजन्स के बीच से कामली डिवाइन किंग और बाकी लोगों तक पहुंचते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो योगिरी के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अभी सही टाइम नहीं है। वो ये भी देखती है कि रिक पहले ही सोर्ड्समैन बन चुका है, इसलिए वो उसे अपनी होली सोर्ड यूज करने की एडवाइस देती है क्योंकि इससे वॉन हैटो को डिफीट किया जा सकता है। उसके मरने के बाद डस्ट सेटल्स होती है और आखिरकार अयोकी योगिरी को उसके 2 वाइट्स के साथ देख लेती है। वो अपनी इवैल्यूएटिव नजर से उसकी पावर लेवल असेस करती है, लेकिन उसका सिस्टम ग्लिच हो जाता है और वो घुटनों पर गिर पड़ती है। उसकी प्रोफाइल में बस सभी टाइमलाइंस एंड दिखती हैं और ये उसे इतना टेरिफाइड करता है कि वो उल्टी करने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि वो योगिरी को हार्म नहीं कर सकती, इसलिए वो कहती है कि वो यहाँ सिर्फ अपने क्लासमेट डीमन से फिर से मिल सके। जब योगिरी कहता है कि उसके टीम में बाउंसिंग फिट बॉल नहीं चाहिए तो वो माफी मांगती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर योगिरी डायमंड से पूछता है कि उसके कॉलर का क्या हुआ और डायमंड कहता है कि इसका इफेक्ट बस टेम्पररी था। सब कुछ ठीक होने के बाद बाकी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और रिक थियोडेसिया से पूछता है कि उसने अपना ऐप क्यों चलाया। वो कहती है कि उसने बस अपने लोगों का रिवेंज लिया है, लेकिन रिक अभी भी उसके एक्शंस की सजा देना चाहता है। तभी योगिरी आती है और रिक को बेसमेंट में क्या है ये दिखाने की पेशकश करती है। रिक सोचता है कि योगिरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वीक है, लेकिन डिवाइन किंग खुद उसकी प्रोटेक्शन करते हुए कहते हैं कि योगिरी की वजह से ही वे सब अभी अलाइव हैं। बाद में थियोडेसिया कहती है कि वो अपनी बहन यूफीमिया को ढूंढने जा रही है जो लेन की लॉयल सर्वेंट थी।
इसके बाद योगिरी और तोमा राजधानी की तरफ रवाना होते हैं और रिक उन्हें एक पेंडेंट देता है जो मुसीबत में मदद करेगा। इसी के साथ बाकी सभी लोग D1 को पीछे छोड़कर अपने अपने पाथ्स पर निकल जाते हैं और शियोन को पता चलता है कि आईयूई गायब है और योगिरी को मारने के अपने मिशन में फेल हुई है। अधिक जानकारी पाने के लिए वो योगिरी की दुनिया से किसी को बुलाती है और वो व्यक्ति होता है संस्थान का एक साइंटिस्ट। जैसे ही वो पहुंचता है, योगिरी उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेती है और अपने मैजिक से उसे लिटरली उड़ाकर बाहर फेंक देती है, जिससे शियोन पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसी बीच उस बस के अंदर जिस पर ड्रैगन ने हमला किया था, अयाका जो पहले मर चुकी थी जाग जाती है और कई एआईस को कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हुए सुनती है। उनकी कन्वर्सेशन सुनकर उसे एहसास होता है कि वह डेड है और उन्होंने उसे एक रोबोट के रूप में रिवाइव किया है। उसे ये भी पता चलता है कि उसे 30 मिनट्स के भीतर एक मैसिव एनर्जी सोर्स चाहिए, नहीं तो वो फिर से डेड हो जाएगी। इसलिए वो बस से बाहर निकलती है और अपने बॉडी को रीस्टोर करने के लिए ड्रैगन को फीड करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ योगिरी उस टाइम के ड्रीम देखती है जब असाका ने उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। जब उसने शिकायत की तो असाका उसे प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि उसे निगलना और टेस्ट होना चाहिए, जैसे तुम्हारी माँ सैटरडे नाइट को करती है। बाद में उसने उसे कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने का डिसाइड किया, लेकिन जल्दी ही एक ह्यूमन एंड्रॉयड जो ग्रोसरीज डिलीवर करने आया था उसे रोक देता है। असाका उसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ और सामान लाने को कहती है और रोबोट बिना क्वेश्चन किए तैयार हो जाता है। एक मंथ बाद यूकियो उसकी प्रोग्रेस देखकर काफी इंप्रेस्ड होता है, लेकिन जब उसने किसी से हेल्प मांगी तो सभी रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि कोई भी ये काम करने को रेडी नहीं था। वो वीक्स तक योगिरी के साथ बंद नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बाहर जाने की डिमांड करती है, लेकिन जब यूकियो उसे मोटा चेक देता है तो वो थोड़ा टेम्प्ट हो जाती है। फिर वो आर्ग्यू करती है कि वो इन पैसे का यूज भी नहीं कर सकती, लेकिन यूकियो बताता है कि वो जब चाहे बाहर जा सकती है, जिसका उसे आइडिया नहीं था। फिर उसने पूछा कि उसकी एब्सेंस में योगिरी के लिए खाना कौन बनाएगा और यूकियो बताता है कि उसके आने से पहले रोबोट ने खाना तैयार कर दिया था। ये सुनकर असाका सिटी की तरफ निकल पड़ी और खूब शॉपिंग करने के बाद एक लग्जरियस होटल में रात बिताई। हालांकि बाद में वो कैप्टिविटी में जागती है और स्पीकर फोन के जरिए एक वॉइस उससे बात करती है। तिजोरी में वापस आकर योगिरी को पता चलता है कि असाका छुट्टी पर है, जिससे वह थोड़ी उदास हो जाता है। हालांकि उसने रोबोट से एक डॉग लाने को कहा था जिसे उसने निकोई नाम दिया। आखिरकार उसने उसे ढूंढने का डिसाइड किया और रोबोट से असाका को लोकेट करने का तरीका पूछा, जिसने बताया कि उसे बाहर से डोर खोलना होगा। फिर योगिरी ने ऑपरेटर से डोर अनलॉक करने को कहा और जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उसने उन्हें गिराकर मार दिया। उनमें से एक ऑपरेटर इतनी डर गई कि उसने डोर खोलने के लिए अग्री कर लिया। योगिरी बिना किसी हेजिटेशन के बाहर चला गया और यूकियो से असाका के बारे में पूछा। यूकियो ने बताया कि वो छुट्टी पर गई है और शायद कभी वापस ना आए क्योंकि उसे एजेंसी ले गई है। योगिरी ने यूकियो से पूछा कि वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा और जब उसने कहा कि वो हाई ऑफिशियल्स के सामने पावरलेस है तो योगिरी ने खुद ही मदद करने का डिसाइड कर लिया। तुरंत बाद वो एजेंसी में घुल जाता है और हाई अलर्ट के बावजूद चारों तरफ बॉडीज गिरने लगती हैं। कुछ स्पेशल ऑपरेशंस ने उसके लिए ट्रैप्स बिछाए थे, लेकिन उसने उनकी हत्या की मंशा सेंस कर ली और उन्हें इंस्टेंटली एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही असाका ने बाहर उनकी स्क्रीम सुनी, एक महिला अंदर आई और उसे गन के बैरल पर पकड़ लिया। तभी योगिरी कमरे में एंटर करता है और जब उस महिला ने शूट करने की थ्रेट दी तो योगिरी उसे छोड़कर हागासाकी से टकरा जाता है। फिर उसने उसे अपने साथ घर चलने को कहा और जब वो बाहर कमरे से निकली तो डजन्स ऑफ सोल्जर डेड देखकर स्टन रह गई। इसके बावजूद उसने योगिरी का हैंड थाम लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तुरंत बाद वे तिजोरी लौट आते हैं, जहां असाका यूकियो से पूछती है कि योगिरी की कैपेबिलिटी देखकर वो उसके साथ क्या करेंगे। उसने बताया कि वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसे लीव कर देंगे और वो अभी योगिरी को नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह पाएगी। असाका डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए इस लड़के के साथ रहेगी, ये जानते हुए कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो दुनिया उलट पलट कर देगा। फिर वो योगिरी के पास खेलने के लिए लौट आती है, लेकिन पैनिक हो जाती है क्योंकि उसने अपना गोजीहान बैग भूल दिया था, जिससे लड़का हंस पड़ता है। इस टाइम तोमा योगिरी को अपनी जीप में सोते हुए देख रही है और वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। मोमो के साथ अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हुए योगिरी आखिरकार जाग जाती है और वे जल्दी ही रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं, जहां मोमो बताती है कि वे घिरे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी चीफ टोरोक्स डजन्स ऑफ गार्ड्स के साथ आता है और पहचान लेता है कि उनकी जीप अमर लैशेस की है। योगिरी बताता है कि जीप उसे मेयर योटा से मिली थी, लेकिन टोरोक्स को अभी भी डाउट है और वो जांच करने का डिसाइड करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो डिवाइन नॉलेज में ऋषि रैंक के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इससे भी उसका सस्पिशन दूर नहीं होता। हालांकि जैसे ही योगिरी उन्हें रिक द्वारा दिया गया पेंडेंट दिखाती है, सभी झुक जाते हैं और बताते हैं कि ये तालिस्मान रॉयल फैमिली के क्रेस्ट में है। तभी रॉयल फैमिली का सबसे छोटा मेंबर डेविड उन्हें तलवार से मिली अपनी डिवाइन स्वॉर्ड्स दिखाने के लिए कहता है। जब योगिरी कहता है कि उसे स्वॉर्ड नहीं मिली तो डेविड उसे स्वॉर्ड्समैनशिप में स्किल प्रूफ करने को कहता है। त्योमा और योगिरी तोमा को डेविड से ड्यूएल करने से रोकते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि सिचुएशन बिगड़ी तो वे उसकी रक्षा करेंगे।
तुरंत बाद ड्यूएल शुरू हो जाता है और तोमा डेविड के फेस पर नाइफ स्विंग करती है जिससे वो गिर जाता है। फिर वो नाइफ को हवा में टॉस करती है, तेजी से पीछे दौड़ती है और एक ही स्ट्राइक में उसकी बैक पर हिट करती है। ड्यूएल जीतने के बाद तोमा और योगी को पैलेस में जाने दिया जाता है और डेविड उन्हें बताता है कि वॉल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव स्पेल है जिसे ग्लेसियस के हाई मैजिशियन ने लगाया है। फिर वो उन्हें कैपिटल घुमाने का ऑफर करता है और दोनों देखते हैं कि पूरा शहर वॉरियर्स से भरा हुआ है। डेविड बताता है कि ये लोग अंडरवर्ल्ड को चैलेंज करने आए हैं जो कैपिटल के नीचे है और जहां एक डार्क डीटी बंद है। फिर वो योगिरी को वहां से जाने को कहता है और उसके जाने के बाद वो तोमा से कहता है कि वे जल्द ही अपने क्लासमेट से मिलेंगे। तोमा को चिंता है कि वे उन्हें सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करेंगे और योगिरी उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें फॉरगिव करने को रेडी हैं। तुरंत बाद वे अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ वेलकम सेरेमनी में बैठते हैं जहां किंग मनी उन्हें एड्रेस करते हैं। जब एक स्टूडेंट उन्हें डिफीट करने की कोशिश करता है तो किंग उसकी फिंगर्स काट कर ये मैसेज देते हैं कि वो कोई जोक नहीं कर रहा। इसी बीच शिन को अयोई एक अलग फ्लोर पर छिपी हुई मिलती है और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि अयोई योगिरी से मिलते ही डर के मारे ट्रेम्बल कर रही है। इसी बीच लट डायमंड से योगिरी के बारे में इन्फो मांगता है, लेकिन मोटा आदमी जानता है कि अगर उसने कुछ बताया तो वो डेड हो जाएगा। लट समझ जाता है कि योगिरी में किसी को भी सिर्फ चाहकर एलिमिनेट करने की पावर है, लेकिन उसके पास शायद कोई ऐसा है जो उसका मुकाबला कर सके। हाँ, वो अपने कोट से एक की निकालता है जिससे पता चलता है कि उसके पास एल्बा गार्मा की छोटी बहन वाली एक सील की चाबी है। उसे ये पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसे पहले ही सील कर दिया था, लेकिन अब ये योगिरी को हराने में मददगार साबित हो सकती है। डायमंड को एहसास होता है कि वह शिगिन शिना के फॉल के दौरान आर्मिन जितना ही यूजलेस है, लेकिन लूट को अभी भी योगिरी को ढूंढने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए वह उसे लिटरली घसीट कर अपने साथ ले जाता है। शाही राजधानी में वापस आकर किंग मैनी ऋषि अभ्यर्थियों से कहते हैं कि उन्हें पाताल लोक में जाकर डार्क डीटी को डिफीट करना है। वे बताते हैं कि जाने से पहले उन्हें प्रिपरेशन के लिए एक बेस दिया जाएगा। इसके बाद क्लासमेट्स का ध्यान तोमे की ओर जाता है। सोचकर कि वह बिना किसी स्पेशल एबिलिटी के इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रही, तो मैं थोड़ा डिस्पेयर में कहता है कि उन्हें योगिरी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ब्रो अपने ही एनिमे में एक साइड कैरेक्टर है, इसलिए उसकी मदद लिमिटेड है। इस बीच डिवाइन किंग शहर लौटता है और चर्च के आर्क बिशप होलोरिस उसका स्वागत करते हैं। वह उसे अपने ऑफिस में ले जाकर पूछता है कि डार्क गॉड का क्या हुआ और वह बताती है कि वह डेड हो चुका है। होलोरस फिर पूछता है कि क्या उसने सीलिंग की संभाल रखी है, लेकिन होलोरस खुद कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी वह एक अजीब की निकालता है जो उसके लिए क्रिप्टोनाइट की तरह काम करती है। महल में वापस आकर दोनों की मुलाकात इजाकी से होती है जिससे अभी भी उन पर कोई पछतावा नहीं है। जब तोमे उसे डांटने में बिजी होती है तभी सोरा, एक गुलाबी बालों वाली मिस्चीवस लड़की, उनके पास आती है और कामली कहती है कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया गया था, इसलिए शायद वह रिवेंज लेने वापस आए हों। तभी उन्हें एहसास होता है कि इजाकी ही लीडर है और सोरा पृष्ठभूमि से सारे डिसीजंस ले रही है। बाद में योगिरी की मुलाकात दो गूफी लड़कों युकीमसा और यूगो से होती है जो उससे फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद एक उदास ईमो लड़का फुकाई कमरे में आता है और योगिरी से पूछता है कि क्या वह बात कर सकते हैं। वह बताता है कि उसकी क्लास में एक डेथ गॉड है जो उसे किसी को भी इंस्टेंटली मारने की एबिलिटी देता है ताकि योगिरी अकेले बर्डन ना उठाए। वह बताता है कि पिछली दुनिया में उसे उस पर नजर रखने के लिए रखा गया था, लेकिन उसे ऑब्जर्व करने की परमिशन नहीं थी। फिर फुकाई अपनी आंख निकालकर टेबल पर रख देता है जिससे पता चलता है कि वह सुपरनैचुरल पावर सेंस कर सकती है, लेकिन इस वर्ल्ड में आने पर वह एबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। कमरे से बाहर जाते समय वह आंख वहीं छोड़ देता है और युकीमसा और युगो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। इस बीच तोमा उन लड़कियों के साथ घूमती है जो उससे उनकी एबिलिटीज के बारे में बताती हैं। विशी और टाइम स्टॉप कर सकती है, मोनोकाटा के पास एक्सरे विजन है और याताते के पास टेंटिकल्स हैं, लेकिन सोरा ने उनकी सारी एबिलिटी सील कर दी हैं। तभी रियो को आती है और उसे योगिरी के पास ले जाने के लिए कहती है। तुरंत बाद वह और कैरल बाहर योगिरी से मिलते हैं और रियो को घुटनों के बल बैठकर उसे माफी मांगती है। वह कहती है कि अगर वह डिसाइड करे कि वर्ल्ड पर कब्जा करना है तो वह उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन योगिरी उसे डिस्टर्बिंग कहता है। कैरल बताती है कि वह एजेंसी से है, जबकि रियो को इंस्टीट्यूशन से और फुकाई, जिससे उसने पहले मुलाकात की थी, कल्ट से संबंधित है। इन तीनों को योगिरी पर नजर रखने का काम सौंपा गया है, जिससे वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर कैरल तोमा से पूछती है कि योगिरी ने अपना वी कार्ड पहले ही चेंज कर लिया है, जिससे वह पैनिक हो जाती है। जब योगिरी पूछता है कि सोरा ही सब कुछ हैंडल क्यों कर रही है, तो वह बताते हैं कि उसके पास वाउ नाम की एबिलिटी है जो दूसरों की एबिलिटीज को डिसेबल कर देती है। उसने इजाकी की लीडरशिप एबिलिटी न्यूट्रलाइज कर दी और अपने चार्म से सबको फॉलो करने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई उसकी प्रॉमिस तोड़ता है तो उसकी सीधी डेथ हो जाती है। यही कारण है कि वह इतना डेंजरस है। फिर योगिरी बताता है कि वह शियोन से मिलना चाहता है ताकि वह घर जा सकें, लेकिन चूंकि उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, वह सजेस्ट करता है कि उन्हें एक टेम्परेरी अलायंस बना लेना चाहिए। कुछ समय बाद जब लड़कियां मिशन के लिए रेडी होती हैं तो रिक उनका गाइड बनकर आता है।
इस बीच लड़कों का ग्रुप एक वियर्ड टनल में फंस जाता है और डेविड भी उनके साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसके रॉयल क्लैन में चीजें सील करने की एबिलिटी है। जैसे ही दोनों पक्ष अपने पहले एनिमी से मिलते हैं, तोमा और योगिरी दोनों इनिशियल कांटेक्ट बनाते हैं और अपनी अपनी टीम्स के सामने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करते हैं। इस बीच डीमन लूट के साथ घूम रहा है जो अब मेल डिस्गाइज में है। उसकी चीखों को इग्नोर करते हुए लूट बताता है कि उसके मास्टर की बहन राजधानी से बाहर कर दी गई है, लेकिन उसे नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस कहाँ है। वह और इन्फो कलेक्ट करना चाहती है और डीमन सजेस्ट करता है कि वह एक इन में इन्फिल्ट्रेट करें। इस बीच यूफीमिया शहर के आउटस्कर्ट्स में रोम कर रही है। जब उसकी नज़र लेन की मिनिएचर वर्जन पर पड़ती है तो वह उसे इंस्टेंटली पहचान लेती है और घुटनों के बल नील कर खुद को मेड बताती है। लड़की भी अपना नाम रिवील करना चाहती है, लेकिन चूंकि उसका कोई नाम नहीं है वह वहीं पर खुद को टारगेट बनाती है। बाद में डायमंड और लूट शराब खाने जाते हैं और वेट्रेस से पता चलता है कि ऋषि कैंडिडेट्स अंडरवर्ल्ड पर अटैक कर रहे हैं और पहले ही 5वें लेवल पर पहुंच गए हैं। पास ही वह उशियो और उसके फ्रेंड्स को योगिरी के लास्ट मोमेंट में आकर सभी विलेंस को लूटने की शिकायत करते हुए देखते हैं। तभी अडाका आती है जो रिसेंटली बस में रिवाइव हुई थी और उशियो की बीटिंग शुरू कर देती है। वह उसे इतनी ब्रूटली मारती है कि उशियो डेड हो जाता है और घोषणा करती है कि उसे पनिश करने के तौर पर वह हर दिन अपने एक क्लासमेट को मार डालेगी। जैसे ही सब लोग टैवन से बाहर भागते हैं, शिन प्रकट होती है और लूट से इंट्रोड्यूस कराती है। वह उन्हें बताती है कि योगिरी में किलिंग इंटेंट सेंस करने की एबिलिटी है, इसलिए उसे जल्दी एलिमिनेट करना ही बेहतर है। लूट उसे बाहर निकालने का प्रॉमिस करता है, लेकिन सोचता है कि एक ऑर्डिनरी डार्क डीटी सबऑर्डिनेट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर शिन उन्हें जाने से पहले पाताल लोक में एंट्री का एक संकेत देती है। इस बीच शिन को जब अंडरवर्ल्ड में ऋषि के परफॉर्मेंस के बारे में इन्फो मिलती है तो एक फेलो कैंडिडेट पोर्टो रूम में एंटर करता है और शिन से रिक्वेस्ट करता है कि वह टाइम लिमिट बढ़ा दे। शिन उसकी बात मान लेता है, लेकिन बदले में उसे योगिरी से छुटकारा पाने के लिए कहना पड़ता है। इस बीच अडाका बालकनी में आराम कर रही होती है, तभी कोई उस पर स्टोन थ्रो करने लगता है और यहीं से कहानी और सस्पेंसफुल मोड़ लेती है। वो पास की छत पर एक क्रिमिनल को देखती है और इंस्टेंटली पहचान लेती है कि वो रियोना है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर एक ऋषि कैंडिडेट है। अयाका बिना किसी हेजिटेशन के उसका हाथ काट देती है, लेकिन उसे मारने से पहले उसकी आवाज़ में एक असिस्टेंट का वार्निंग सुनाई देता है कि रियोना की पावर रॉयल फैमिली की सील से सप्रेस्ड है। इसलिए अयाका उसे जाने देती है क्योंकि वो चाहती है कि जब वे दोनों पूरी ताकत से फाइट करें तब बैटल रियल हो। इस बीच ल्यूट डायमंड को अंडरवर्ल्ड की फर्स्ट लेयर तक घसीट ले जाता है। जब वे आगे कहाँ जाएं इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, ल्यूट की नज़र एक हिडन थग पर पड़ती है। वो बताती है कि उसे लूट पर अल्बा गर्मा की सेंट आ रही थी, इसलिए वो दौड़ कर आई। डीमन ल्यूट से पूछता है कि ये औरत कौन है और वो बताती है कि वो वही काली देवी है जिसके लिए वे यहाँ आए थे। तुरंत बाद रियोसो के हत्यारों के समूह का लीडर एक लेटर पाता है जिसमें लिखा होता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट योगिरी है। होटल में तोमा योगिरी को लेथार्जी के लिए डांटता है, लेकिन वो कामली बताता है कि वो अपनी पावर्स को लिमिट करने का प्रैक्टिस कर रहा है ताकि उसके अटैक्स लीथल ना हों। इसके अलावा वो शहर में कुछ स्नैक्स और डेलिकेसीज ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे टारगेट कर रहा है, इसलिए वो तोमा से हेल्प चाहता है। सुरंगों में नीचे मना बताती है कि उसके भाई ने उसे सील कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उससे बेहद प्यार करती है। डीमन पूछता है कि वो सील के साथ कैसे घूम पाती है। मना बताती है कि वो सील तोड़ने में सफल हो गई। ल्यूट उसे सील की देता है जिससे उसका मूड अपलिफ्ट हो जाता है और वो उन्हें फॉलो करने को कहती है। फिर वो उन्हें अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ अल्डे गर्मा के साथ उसके कई अलाबामा बच्चे हैं। इसी बीच अयाका राजा के चेंबर में एंटर करती है और कहती है कि उसके गिफ्ट्स को सील करना उसे बहुत परेशानी दे रहा है। राजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे एफर्टलेसली बारबेक्यू में बदल देती है और उसकी लाइफ ले लेती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहां रियोना का ट्रीटमेंट चल रहा है और बताती है कि उसने राजा को खत्म कर दिया है, इसलिए अब बैटल फेयर और अनबायस्ड होगी। उसका हाथ पहले ही हील हो चुका है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अयाका पर अटैक करती है। शुरुआत में वो लीड लेती है, लेकिन अयाका जल्दी ही उसका हाथ फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है और गेम पलट देती है। फिर वो किसी थ्रेड लाइक मैजिक से उसका गला घोंटकर उसे मार डालती है। अगले दिन जब राजा की चेंबर की रिपेयर हो रही थी, योगिरी और तोमा शहर में घूम रहे होते हैं और उन लोगों को हैंडल करने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। चूंकि तोमा की नजर शार्प है, योगिरी चाहती है कि वो उसके ऊपर सर्वेलेंस करे, लेकिन बदले में उसे एक डिलीशियस मील का ट्रीट देना चाहती है। इसी बीच असैसिन्स गिल्ड का स्नाइपर योगिरी पर लीथल अटैक कंसील कर रहा है, इसलिए जब वो फायर करता है योगिरी उसे कैच नहीं कर पाती। अपनी पूरी एफर्ट्स के बावजूद वो अपनी इंटेंशन हाइड नहीं कर पाता और गिरकर डेड हो जाता है। तुरंत बाद तोमा योगिरी को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन अयाका की वजह से वो पहले ही रूइंड हो चुका था। जब वो स्क्रीम करती है, योगिरी अचानक उसे अपनी ओर खींच लेती है और एक इनोसेंट सिविलियन को ड्रोन से शूट कर दिया जाता है। तुरंत बाद योगिरी देखती है कि ड्रोन डिस्ट्रॉयड हो गया है और मोमो बताती है कि ये उसकी ही ट्रिक थी। जब योगिरी रयोसुके तक सिग्नल ट्रेस करती है, वो हेलीकॉप्टर से फ्ली करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही डस्ट सेटल्स, मोमो एक स्पिरिट प्रिंसेस को भी कैप्चर कर लेती है जो अटैक करने की कोशिश कर रही थी, और तोमा कहता है कि आखिरकार उसने इतने लंबे समय बाद कुछ यूजफुल किया है।
फ्रस्ट्रेटेड होकर रयोसुके फायर क्वीन याम को समन करता है, लेकिन योगिरी उसे एलिमिनेट कर देती है इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। तभी रयोसुके का एंड्रॉयड असिस्टेंट एंजुत योगिरी की ओर नाइफ फेंकता है, लेकिन तोमा उसे हिट होने से पहले कैच कर लेता है। फिर वो केयरलेसली उसकी ओर अप्रोच करता है और स्टेप डाउन कहता है, जिससे एंजुत अनकॉन्शियस हो जाता है। तोमा कंफ्यूज्ड होता है कि वो ये कैसे जानता है और बाद में प्रॉमिस करता है कि बताएगा। इसी बीच मना की इमेजिनरी वर्ल्ड में ल्यूट डायमंड से अपोलोजाइज करता है कि उसे इस क्रेजी मैस में घसीटा। कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो उसे सील की देता है और बताता है कि जो भी इसे होल्ड करेगा वो मना से सेफ रहेगा, क्योंकि मना अपना माइंड खो चुकी है। डायमंड कहता है कि उसकी लाइफ इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन ल्यूट कहता है कि उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो जल्दी ही मरने वाला है, लेकिन उसे उसके साथ ट्रैवल करने में मजा आया। फिर मना उन्हें अपने चेंबर में ले जाती है और दिखाती है कि उसके भाई ने सील क्यों बनाया था और उन्हें विश्वास है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा किया था। बाहर रयोसुके योगिरी को वैल्यूएबल इन्फो देता है, लेकिन योगिरी बताता है कि उसे डाई करना होगा। उसका स्किल उसे प्रीवियस वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने देता है, मतलब वो एंजुत की कॉपीज बना सकता है और योगिरी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाद में जब एंजुत रिलैक्स कर रहा होता है, योगिरी बताती है कि वो एक रोबोट फ्रेंड है जिसके साथ वो चाइल्डहुड में खेला करता था और ये रोबोट उसकी कॉन्शियसनेस में उससे खत्म करने के लिए बनाया गया है। वो कहता है कि असली एंजुत शायद अपने घर में पोटैटो चिप्स खा रही होगी, लेकिन इस रोबोट को देखकर उसे दुख होता है और वो उसकी सफरिंग खत्म करना चाहता है। बाद में जब वे बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पूरा घर आग की लपटों में एनगल्फ हो चुका है और अयाका बीचों बीच है। सोरा सबको असेंबल करता है और बताता है कि अयाका पहले ही 8 ऋषि कैंडिडेट्स को मार चुकी है जो लड़ सकते हैं। उन्हें अंडरवर्ल्ड मिशन पर फोकस करना होगा, इसलिए अयाका उन्हें अकेला पाती है और उन्हें 1 बाय 1 एलिमिनेट कर देती है। उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया था क्योंकि हालात यहाँ आने के बाद और वर्स हो गए हैं, इसलिए सोरा उन्हें पुश करता है। अगले दिन अंडरवर्ल्ड की छठी लेयर पर डेविड को योगिरी और तोमा से मिलवाया जाता है, लेकिन वे उसे एडवाइस करते हैं कि उसे सिटी सर्कस में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही इसे छोड़ देना चाहिए। तुरंत बाद वे सभी मंकीज और अबल क्रीचर्स के क्राउड से टकराते हैं और इजाकी उन पर अटैक करने के लिए आगे आता है। इसी बीच ल्यूट आखिरकार मना को बताता है कि उसका ब्रदर डेड हो चुका है, लेकिन मना रिफ्यूज करती है और कहती है कि उसके जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान कभी नहीं मर सकता। तुरंत बाद वो डिक्लेयर करती है कि वो उसके ब्रदर को जन्म देगी और डीमन रिग्रेट करता है कि उसकी डिसीजंस ने उसे यहाँ तक पहुंचाया। फिर मना ल्यूट के हैंड्स को उसकी जेल से फ्री करती है और कहती है कि उसे उनकी जरूरत है क्योंकि उन्होंने उसके ब्रदर की बॉडी को टच किया है। वो ये भी बताती है कि उसे उसका माइंड चाहिए ताकि वो देख सके कि मरने से पहले उसका ब्रदर कैसा था, लेकिन डीमन वरीड हो जाता है और पहले मना से हेल्प मांगता है। वो ऐसा करने के लिए अग्री करती है, लेकिन फिर कहती है कि वो उसकी सील पूरी तोड़ दे ताकि वो अपनी पावर्स का फुल यूज कर सके। इसी बीच अगले कुछ दिनों तक सेज कैंडिडेट शहर में अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। डिनर के दौरान लड़कियां तोमा से पूछती हैं कि क्या उसने और योगिरी ने लाला लैंड एक्सप्लोर किया है, लेकिन वो शाय हो जाती है और उसे ढूंढने निकल जाती है। दूसरी ओर योगिरी जंगल में रेस्ट कर रहा होता है जब वो डेविड को इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में लगभग क्लिफ से गिरते हुए देखता है। योगिरी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और उसे रोकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लिफ से कुछ एक्सप्लोड होता है। वापस रेस्टोरेंट में चयन अचानक आती है और बताती है कि अब तक उनके साथ बहुत ईज रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी ऋषि सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए वो उन्हें आपस में तब तक फाइट करने के लिए कहती है जब तक कि केवल एक ही बचे, जिससे वे स्टन रह जाते हैं। कुछ देर बाद रयो को अपने फोन से देखती है कि दूसरा डोर खुला है। इसी बीच जब तोमा जंगल में योगिरी को ढूंढ रहा होता है, क्लिफ टूटती है जिस पर वो खड़ा था और वो नीचे गिरकर डिसअपियर हो जाता है। दूसरी ओर थियोडीसिया सेमी डेमन्स की स्मगलिंग कर रहे विजर्ड्स के ग्रुप को देखती है और उनके कैरेज पर अटैक करती है। उन्हें एलिमिनेट करने के बाद वो अपने पीपल को फ्री करती है और अपनी सिस्टर यूफेमिया को पास में ही देखती है। भोजनालय में जियान कहती है कि जो लोग 1 घंटे में किसी को भी नहीं मार पाए हैं उन्हें खुद ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा और अगर कोई एस्केप करने या महल छोड़ने की कोशिश करेगा तो भी यही होगा। जबकि बाकी लोग इसे बेवकूफ़ी भरी बात समझते हैं, फूकाई आगे आता है और जोर देकर कहता है कि उसे ही मरना चाहिए। इसलिए जियान मान जाती है कि अगर वो उसे मार डालें तो वो बाकी लोगों को छोड़ देगी। फिर फूकाई अपनी इंस्टेंट डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जियान तुरंत अलाइव हो जाती है और कुछ क्वर्की एक्सप्लेनेशन देती है कि उसने ऐसा कैसे सर्वाइव किया। फूकाई उसकी बात नहीं सुनता और लगातार अपनी कला का इस्तेमाल करता रहता है जब तक कि जियान नाराज होकर उसका सिर उसके नेक से अलग नहीं कर देती। जब सब भाग जाते हैं, रोमिको और जियोना नाम की 2 लड़कियां जंगल में टोमा को ढूंढती हैं और उसे बैटल रॉयल सिचुएशन समझाती हैं। इस बीच युगिरी अभी भी डेविड के साथ फ्री फॉलिंग है और उसे याद आता है कि असाका ने कहा था कि जो क्रीचर्स ह्यूमन से आगे निकल गए हैं वे ह्यूमन एथिक्स पर नहीं जी सकते और उन्हें अपने लिए नए मोरल स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। उसने
उसने योगिरी को सलाह दी थी कि किसी भी स्टेप को लेने से पहले सोच विचार करें और ये भी याद दिलाया कि सिर्फ इसलिए कि आप टोस्टर में कुछ डाल सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि नाश्ते में एक्स्ट्रा सॉसेजेस भी होंगे। उसकी एडवाइस मानते हुए योगिरी डिसाइड करता है कि वो अपनी गति पर अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करेगा ताकि वो 7th फ्लोर पर गिरते समय स्पीड कंट्रोल कर सके, जो कि मना की इमेजिनरी वर्ल्ड है। महल के अंदर डेमन फाइनल सील तोड़ देता है और कहती है कि वे अभी वहां से निकल जाएं इससे पहले कि वो उन्हें ब्लास्ट कर दे। डेमन जल्दी से लूट को पकड़कर बाहर खींच लेता है लेकिन जमीन उनके पैरों तले खिसक जाती है। लूट कहता है कि अगर वो अकेला नहीं गया तो उसे अंदर खींच लिया जाएगा, लेकिन जब वो रेजिस्ट करता है लूट उसे जबरदस्ती महल से बाहर पुश कर देता है। इस बीच हाफ डीमन सिस्टर्स और रिजली आखिरकार फिर से मिल जाते हैं और यूफेमिया बताती है कि लेन की वजह से वो भी ओरिजिनल ब्लड लाइन की हो गई है। रिजली आगे कहती है कि वो भी अपने पीपल की प्रेजेंस फील कर सकती है, इसलिए वे दूसरे हाफ डीमंस की तलाश में निकलते हैं। वो ये भी बताती है कि वे योगिरी से मिलने कैपिटल जा रहे हैं और थियोडीसिया बताती है कि वो पहले मिल चुकी है। 7th फ्लोर पर योगिरी डायमंड को दौड़ते हुए देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्टन्ड हो जाते हैं। जैसे ही डायमंड उसके पीछे हाइड करता है योगिरी एक ब्लू स्लाइम को देखता है और उसे खुद को एलिमिनेट करने के लिए कहता है। डायमंड समझाता है कि वे यहाँ से एक शॉर्ट पाथ अपनाकर निकल सकते हैं लेकिन स्लाइम्स उनकी गार्डिंग कर रहे हैं। योगिरी रिलक्टेंटली अग्री करता है कि वो स्लाइम्स को हराने में मदद करेगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि वो बिग गाय डेविड को अपनी बैक पर उठाकर ले जाए। 6th फ्लोर पर टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आपस में फाइट करने लगते हैं, जबकि टोमा पूरी फाइट से बचने के लिए एक ट्री पर छिप जाता है। तभी मोमो बताती है कि योगिरी 7th फ्लोर पर फंसा हुआ है और उसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। टोमा के लिए चूंकि वो उस रूम में नहीं थी जब सीएन ने नेक्स्ट मिशन शुरू किया था, इसलिए वो हिस्सा नहीं है और बिना किसी को मारे आगे बढ़ सकती है। तुरंत बाद योगिरी और डायमंड एक एलिवेटर में पहुंचते हैं जो उन्हें 6th फ्लोर पर ले जाती है। वहां पर एक फेलो कैंडिडेट जो फ्यूचर रीडिंग और मैनिपुलेशन कर सकता है उनके आने का पता लगाता है और अटैक कर देता है, लेकिन कैंडिडेट कितनी भी कोशिश कर ले उसकी फ्यूचर बुक बताती है कि वो डेड है। जैसे ही योगिरी एलिवेटर से बाहर निकलता है वो कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देता है और जब डेमन उसकी मोरालिटी पर क्वेश्चन करता है तो योगिरी समझाता है कि ये वही आदमी था जिसने पहले उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। बाद में डायमंड को पता चलता है कि वो भी इस गेम का हिस्सा है और अगर वो एस्केप करने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत निश्चित है। तभी मिया जो कैट गॉड पावर्स वाली एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडिडेट है डायमंड की इंफॉर्मेशन देखती है और डिसाइड करती है कि उसे एलिमिनेट करना चाहिए। वो उसे बाहर मिलती है और तुरंत योगिरी पर अटैक करती है, लेकिन योगिरी अपने मार्शल आर्ट स्किल से बच जाता है। मिया देखती है कि उसके पावर्स देने वाली कैट्स में से एक डेड हो चुकी है, इसलिए जब वो दूसरी को संभालने के लिए कहती है योगिरी उसे भी एलिमिनेट कर देता है। दोनों पावर्स के नष्ट होने से मिया यूजलेस हो जाती है और जंगल में भाग जाती है। इस बीच टोमा दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रही होती है, तभी मोमो आती है और बताती है कि उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है। टोमा डिसाइड करती है कि वो अपनी हाइडिंग स्पॉट बदल ले, लेकिन अचानक उसकी बेस्ट फ्रेंड मिकोची से मिलती है जिसने अब तक अपनी नेक्रोमेंसर पावर्स छिपा रखी थी। मिकोची फिर टोमा को अपनी गार्डियन स्पिरिट टीनू से मिलवाती है और टोमा जेलस हो जाती है क्योंकि टीनू डॉल लाइक है जबकि मोमो इन्फ्लेटेड टॉय की तरह दिखती है। तभी मिकोची अपनी हिडन स्किल से मोमो को चुरा लेती है और टोमा का आर्मर रिमूव कर देती है। तभी योगिरी वहां पहुंचता है और उसे अपनी जैकेट से कवर करता है, फिर ध्यान मिकोची की ओर शिफ्ट करता है। दूसरी तरफ इजाकी और उसकी टीम सोरा को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसने उनसे लीडरशिप एबिलिटी छीन ली थी, लेकिन सोरा उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होता है। तभी कहीं से एक ब्लू फटीग आकर उन्हें एनगल्फ कर देता है, लेकिन हारितो अपने विंग्स की मदद से बच जाता है। मिकोची के पास वापस एक वॉइस उसे अपनी ट्रू पावर्स अवेकल करने के लिए कहती है, इसलिए वो मोमो को थूक देती है और अपनी पावर्स एम्पलीफाई कर लेती है, लेकिन योगिरी उसे मार गिराता है। तभी डेमन उनके साथ आता है और योगिरी समझाता है कि वो इसलिए लाया क्योंकि एलिवेटर की सिर्फ उसके पास है। चूंकि डेमन बैटल रॉयल का हिस्सा है, योगिरी डिसाइड करता है कि वो उसे शिन को बाहर निकालने के लिए बेट बनाएगा ताकि उसे एलिमिनेट करके मिशन कंप्लीट कर सके। जैसे ही वो महल की गेट पर पहुंचते हैं कैरल और योको वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उनकी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता शहर पर एक मैसिव न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है जिससे पूरा शहर डिवास्टेट हो जाता है। हालांकि योगिरी और बाकी सेफ हैं, लेकिन पूरी 6th फ्लोर डिस्ट्रॉयड हो जाती है और अब उन्हें महल की बाउंड्रीज का पता नहीं रहता। दूसरी तरफ आयाका ब्लास्ट में फंस जाती है और उसका 60% बॉडी ब्लोन अवे हो जाता है, इसलिए वो ड्रैगन हील नाम की स्किल यूज करती है जिससे वो रिकवर तो हो जाती है लेकिन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अभी भी अपने क्लासमेट से रिवेंज लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वॉइस असिस्टेंट सोचता है कि वे शायद पहले ही डेड हो चुके होंगे। हालांकि आयाका अभी भी कंफर्म करना चाहती है, लेकिन उसकी सेंसिंग एबिलिटी शिन के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है। वो अब ड्रैगन वॉरियर स्किल यूज कर सकती है जिससे वो स्पीयर विल्डिंग वुमेन की एक आर्मी बना सकती है जो उसकी तरफ से फाइट करेंगी। इसके तुरंत बाद वो योगिरी और उसकी स्क्वाड का पता लगा लेती है, इसलिए वो अपनी पूरी आर्मी उन्हें एलिमिनेट करने के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही योगिरी उनकी ओर देखता है वो सबको इन अ सिंगल मूवमेंट खत्म कर देता है और उसे अचानक एहसास होता है कि वो उनके प्रीवियस वर्ल्ड का अल्फा ओमेगा है।
उसका वॉइस असिस्टेंट भी बताता है कि योगिरी की ह्यूमैनिटी इरेजिंग कैपेबिलिटी के कारण उन्हें इस तरह कोड किया गया कि वो उन्हें पहचान ही ना पाए, ताकि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएं। फिर वॉइस उसे चेतावनी देती है कि वो इस एरिया से तुरंत चले जाए, लेकिन अयाका के विचार थोड़े ब्लर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो उसकी पी को इग्नोर कर देती है और योगिरी की ओर उड़ जाती है। जैसे उम्मीद थी, योगिरी उसे एलिमिनेट कर देता है और जब उसके शरीर के अंदर की वॉइस असिस्टेंट मर जाती है, तभी उसे फाइनली पता चलता है कि वो अयाका थी। इसके बाद वे महल की बाउंड्रीज का अंदाजा लगाते हैं और सिर्फ बाहर निकल आते हैं, और तभी शिन अचानक सामने आके उन्हें रोक देती है। शिन कुछ बोल पाती है कि योगिरी अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उसका लेफ्ट एंकल तोड़ देता है और चेतावनी देता है कि वो कुछ भी हार्ड मूव करे तो वो उसे अनइंटेंशनली एलिमिनेट कर देगा, लेकिन शिन उसकी बात नहीं सुनता और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार योगिरी उसका थंब तोड़ देता है। फिर योगिरी पूछता है कि वो अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में कैसे लौट सकती है, लेकिन शिन कोई जवाब नहीं देती और तुरंत अपने कमरे में टेलीपोर्ट हो जाती है। वहां वो अपने थंब को फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो ब्रोकन ही रहता है। तभी उसका असिस्टेंट यूइची कमरे में आता है, लेकिन योगिरी उस पर भी अटैक करने लगता है। फिर शिन योगिरी के पास लौटती है और विनती करती है कि वो यूइची को छोड़ दे और बदले में वो उसकी बात मानेगी। योगिरी कहता है कि वो सिर्फ टॉक करना चाहता है और भागना यूजलेस है, क्योंकि उसके मन में एक डेथ नोट है। वो जानना चाहता है कि घर वापस कैसे जाएं, लेकिन शिन बताती है कि अभी कोई रास्ता नहीं है। योगिरी याद करता है कि जब डायमंड आखिरी बार यहाँ आया था तब वो वापस लौट गया था, लेकिन शिन बताती है कि उस समय एक लिंक थी जो अब टूट चुकी है। फिर योगिरी उससे उनकी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स मांगता है और शिन उन्हें एक प्रोजेक्शन के माध्यम से दिखाना शुरू कर देती है। कोऑर्डिनेट के साथ योगिरी एक पावर सोर्स की रिक्वेस्ट करता है और शिन उसे एक फिलोसोफर स्टोन देती है, ये बताते हुए कि इसमें से कई उसे घर लौटने में मदद करेंगे। योगिरी को पता चलता है कि अब तक उसने जितने सेजेस को एलिमिनेट किया उनके पास भी फिलोसोफर स्टोन था, लेकिन क्योंकि ये उनकी इमॉर्टैलिटी सोर्स है, शिन द्वारा उनका एंड करने के बाद इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। चूंकि शिन को दूसरे सेजेस का पता नहीं है, योगिनी डायमंड से कहता है कि वो उसके मैप पे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। डीमन पूछती है कि वो शिन को जिंदा छोड़ देगा और डायमंड कहता है कि उसके पास उसकी जान लेने का कोई कारण नहीं है। वे उसे अपंग और डिप्रेस छोड़ के चले जाते हैं। शिन अपने कमरे में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन अपने टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती। तभी जमीन से कुछ थ्रेड्स उभरते हैं और उसके पैर को पकड़ लेते हैं। मैना के डेमोनिक फॉर्म के सामने आने से पहले शिन एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी एबिलिटीज डीएक्टिवेट हो जाती हैं और वो नीचे सौंप में गिर जाती है। जब वो एहसास करती है कि वो ऑलमोस्ट डेड है, वो मैना से कहती है कि वो योगिरी का नाम याद रखे, क्योंकि यही वो आदमी है जो उसका अंत करेगा। इस बीच मैना कैपिटल पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन रिक अपने लोगों को बचाने के लिए रॉयल प्रोटेक्टर के रूप में सामने आता है। हालांकि वो अकेला है और मैना को पूरे शहर को एनगल्फ करने से नहीं रोक सकता। इसी बीच जब बिशप पोलारिस मैना की वापसी सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी योगिरी अराइव करता है और उसे इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देता है। जब वे देखते हैं कि एक रेड स्लज शहर पर फैल रहा है, डीमन को एहसास होता है कि गलती उसकी थी, क्योंकि उसने मैना की सील तोड़ी थी। इसके तुरंत बाद मैना उनके सामने मैनिफेस्ट होता है और डायमंड से पूछता है कि योगिरी कहाँ है जिसने उसके भाई को मार दिया था। डीमन तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन मैना के कुछ कहने से पहले योगिरी अपना स्लज फॉर्म छोड़ देता है। हालांकि पूरा शहर डेब्री से भरा है, डेविड सजेस्ट करता है कि वे पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें 5 लोग राइड कर सकते हैं। योगिरी और टोमा पीछे रह जाते हैं और मोमो टोमा के आर्मर को एक फ्लाइंग सूट में बदल देती है। क्योंकि योगिरी उड़ नहीं सकती, वो उसे टाइटली होल्ड करता है और वे एक बजट बैटमैन स्टाइल सिटी फ्लाइट करते हैं। बाहर फिर से मिलकर वे अपने घर लौटने के मिशन की तैयारी करते हैं, लेकिन पास के शहर में थोड़ी रेस्ट लेने का फैसला करते हैं। योगिरी साफ कहता है कि वो सिर्फ अपने और टोमा के लिए पर्याप्त एनर्जी इकट्ठा करेगा, लेकिन कैरल और राइको को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी रिजली अपनी हॉर्स कैरेज में आती है और योगिरी से अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उससे प्रपोज करती है, लेकिन योगिरी तुरंत मना कर देता है। तभी हाफ डीमन सिस्टर्स कैरेज से बाहर आती हैं और उसे रियलाइजेशन होता है कि वे फाइनली एक हो गई हैं। फिर रिजली उसे अपना फिलोसोफर स्टोन देती है, जिससे वो अपने गोल के और करीब पहुंचता है। इस बीच जब डिवाइन किंग शहर को मैना के ग्रास्प से फ्री करने की तैयारी करता है, तो डीमन लॉर्ड खुद को बाकी से अलग कर लेता है और अपनी हरम बनाने की कसम खाता है। उस रात जब योगिरी टोमा की गोद में आराम करता है, उसे असाका की कही बात याद आती है कि वो अपनी पावर्स का यूज जैसे चाहे कर सकता है, लेकिन प्रूडेंस और समझदारी से डिसीजंस लेना चाहिए। असाका उसे एडवाइस देती है कि वो जस्टिस के ट्रेडिशनल वेज में फंसकर ना रहे और अपने दिल की सुने। इसी के साथ वे अगले शहर की ओर बढ़ते हैं, रेडी टू रिटर्न होम। और हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शायद हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। अगर आप एंड तक पहुंचे तो कमेंट में बताएं कि किस कैरेक्टर के पास सबसे बड़े खरबूजे थे।